जब आयान ने ये बात कही, उसकी स्माइल अचानक सीरियस हो गई। इससे बॉबी और उसके परिवार पर एकदम प्रेशर आ गया। अब सब हैरानी से आयान को देख रहे थे। हालांकि बॉबी और उसका परिवार आयान से लंबे समय बाद मिले थे, लेकिन उनके लिए आयान अब भी वही पुराना हाँ जी वाला लड़का था। जब आयान बॉबी और उसकी वाइफ किरण से मिलता था तो वो बिल्कुल चूहे की तरह डरता था। पल्लवी और केशव को देखकर भी वो सावधान रहता था। ये डर सालों की बदसलूकी का नतीजा था। पहले आयान कभी बॉबी और किरण के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो उसे मार पड़ती थी। जब आज वो आयान से मिले तो उन्हें लगा कि वो अब भी वही पुराना डरपोक आयान है। भले ही आयान अपने साथ दो लोगों को लाया था, लेकिन बॉबी और उसके परिवार ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। उन्हें यकीन था कि आयान जैसा डरपोक लड़का उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आयान ने न सिर्फ उनका जवाब दिया बल्कि तंज भरे लहजे में बात की। ये बॉबी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसे अपनी इज्जत खोने का गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने सामने की कॉफी टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा, खड़ा हुआ और आयान की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, आयान, ये मत समझ कि तू बड़ा हो गया तो मैं तुझे मार नहीं सकता। तू मेरा नाम ले रहा है। मैं तेरा दूसरा अंकल हूँ, तेरा गार्जियन। बचपन में मैंने तुझे पूरे आंगन में दौड़ा दौड़ा कर मारा था और अब भी मार सकता हूँ। केशव भी अब आयान को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। वो आयान से सिर्फ 1 साल छोटा था और बचपन में अपने मम्मी पापा की मदद से आयान को खूब तंग करता था। केशव हर गलती का ठीकरा आयान पर फोड़ देता था और आयान को उसकी सजा मिलती थी। इस वजह से उसे आयान के सामने हमेशा एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला हुआ था। अब जब वो 20 साल का था तब भी उसे हाई स्कूल के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला था। वो समाज में इधर उधर भटकता रहा और कुछ गलत लोगों के संपर्क में आ गया, जिससे उसका घमंड और बढ़ गया। अब आयान उसके घर आकर पैसे मांग रहा था और तंज कस रहा था। केशव की मम्मी किरण ने उससे बताया था कि वो पैसा उसके लिए था, उसकी शादी और घर खरीदने के लिए। आयान का उससे कोई लेना देना नहीं था। आयान, अगर तूने मेरे डैड का फिर से अपमान किया या उनका नाम लिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, केशव ने बीच में टोकते हुए कहा। आयान ने केशव की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, केशव चुप कर, तू पंख। तेरा हिसाब बाद में निपटाऊंगा। क्या तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? तू मार खाने की तैयारी कर, केशव ने गुस्से में कहा और सोफे से उठकर आयान पर हाथ उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही केशव उठा, एक बड़े हाथ ने उसे सोफे पर वापस धकेल दिया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अरे तू है कौन? अगर तूने मुझे अभी छोड़ा नहीं तो मैं तुझे शू सिटी से बाहर नहीं निकलने दूंगा, समझा? केशव ने छटपटाते हुए कहा, लेकिन उस बड़े हाथ की ताकत के सामने उसकी एक न चली। गिरीश ने केशव के गालियां सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे और जोर से दबा दिया। केशव को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो अब गालियां नहीं दे पा रहा था, बस हवा में हाथ लहरा रहा था। गिरीश एक विदेशी मर्सिनरी था। केशव जैसे छोटे मोटे गुंडे को ठिकाने लगाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। जब किरण ने देखा कि केशव को सोफे पर दबा दिया गया है, वो तुरंत उठी और उसकी मदद करने लगी। लेकिन तभी वरुण, जो अचानक उसके सामने आया, ने उसे धक्का दे दिया। किरण भी सोफे पर गिर पड़ी। ये देखकर बॉबी से रहा नहीं गया। वो उठा और हथियार ढूंढने लगा। उसकी वाइफ और बेटे के साथ बदतमीजी हो रही थी, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? बॉबी, तुम बेहतर होगा कि चुपचाप बैठ जाओ। ये दोनों विदेश में मर्सिनरी रह चुके हैं। इन्होंने जंग के मैदान में खून बहाया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनसे जीत सकते हो? आयान ने बॉबी की तरफ देखते हुए कहा। बॉबी हथियार ढूंढने जा रहा था, लेकिन आयान की बात सुनकर वो ठिठक गया। उसने वरुण और गिरीश की तरफ देखा। वरुण और गिरीश ने उस वक्त अपने जंग के मैदान वाले खूनी ऑरा को थोड़ा रिलीज किया। तुरंत बॉबी के परिवार के चारों लोग ठंडे पड़ गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था।
बॉबी का परिवार आम लोग थे। वो वरुण और गिरीश जैसे जंग के मैदान के मास्टर्स के ऑरा का मुकाबला कैसे कर सकते थे। बॉबी धीरे से बैठ गया और बोला, आयान, तू आखिर चाहता क्या है? मैं बस वही वापस लेना चाहता हूं जो मेरा है, मेरे मम्मी पापा का कंपनसेशन। इस घर को मैं तुम्हारी उस मेहरबानी का तोहफा मान लूंगा कि तुमने मुझे सालों तक मारा नहीं। अगर तुम उस वक्त और सख्त होते तो शायद आज आयान रायजादा होता ही नहीं। आयान ने तंज भरे लहजे में कहा, पैसा नहीं है, लेकिन मेरी जान ले लो। मैं नहीं मानती कि तू हमारे साथ कुछ कर सकता है। किरण चिल्लाए। ये पैसा उसके बेटे केशव की शादी और घर खरीदने के लिए था। अगर ये आयान को दे दिया तो केशव का क्या होगा, जिसके पास अभी नौकरी भी नहीं थी। इसके अलावा इस कंपनसेशन से हर साल ढेर सारा ब्याज मिलता था। बिना इस पैसे के उनके परिवार की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो ये पैसा किसी भी हाल में आयान को नहीं देना चाहते थे। बॉबी पहले तो सहमत होने वाला था, क्योंकि सामने वाला ताकतवर था और आयान के साथ आए लोग आसान नहीं लग रहे थे। लेकिन किरण की बात सुनकर उसे भी होश आया। हाँ, अगर वो पैसा नहीं देंगे तो क्या आयान उनके साथ कुछ कर लेगा? तो क्या कि वो विदेशी मर्सिनरी हैं? यहाँ विदेश तो है नहीं। क्या वो उन्हें मार डालेंगे? आयान, हमने वो पैसा खर्च कर दिया। तू चाहे जितना जोर लगा ले, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तेरा दूसरा अंकल हूँ, तेरा गार्जियन। मुझे उस पैसे को मैनेज करने का पूरा हक है, बॉबी ने कहा। आयान को हंसी आ गई। दूसरा अंकल, गार्जियन? बॉबी, तुझे पता है गार्जियन का मतलब क्या होता है? तू इसके लायक भी है। और अगर तू गार्जियन था भी तो मैं अब बालिग हूं। तू अब मेरा गार्जियन नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है, जिस पर तुमने साइन किए हैं, कि तुम मुझे 18 साल का होने पर पैसा वापस करोगे। मैं ब्याज भी नहीं मांग रहा। मेरे पास पैसा नहीं है। बॉबी ने जिद पकड़ ली। ठीक है, मैंने हर्षनगर के बेस्ट वकील हायर किए हैं और वो अभी रास्ते में हैं। मुझे लगता है कि आज दोपहर तक तुम्हें कोर्ट से समन मिल जाएगा। सोच लो, आयान ने कहा। तू? उस पल बॉबी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वो आयान को पैसा दे देते तो उनके बेटे केशव का भविष्य खतरे में पड़ जाता। और अगर नहीं देते और आयान ने केस कर दिया तो उनके पास जो सबूत थे उससे वो केस हार जाएंगे। और अगर ये मामला उनकी बेटी पल्लवी की नौकरी पर असर डाले तो मुसीबत हो जाएगी। एक तरफ बेटे का भविष्य, दूसरी तरफ बेटी की नौकरी, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। बॉबी और किरण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। आयान ने भी उन्हें जल्दी करने को नहीं कहा। वो आराम से कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे सामने वाले के फैसले का इंतजार कर रहा हो। आयान, अगर तू पैसा चाहता है तो हमारे पास नहीं है। तू चाहे तो हम पर केस कर दे, हमें सजा हो जाए, तब भी हमारे पास पैसा नहीं है। अगर यकीन नहीं तो अभी मार दे मुझे। किरण ने आखिरकार फैसला सुना दिया। इसका मतलब था कि उन्होंने पैसा चुना और अपनी बेटी पल्लवी के भविष्य को दांव पर लगा दिया। बॉबी ने राहत की सांस ली। किरण ने फैसला कर लिया था तो ठीक है। मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पल्लवी रोते हुए किरण की तरफ देखकर बोली। लेकिन किरण ने उससे कुछ नहीं कहा। आखिरकार पल्लवी एक बेटी थी जिसकी शादी होकर चली जानी थी। लेकिन बेटा वो था जो बुढ़ापे में बॉबी और किरण की देखभाल करता और उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार करता। तो जाहिर है वो पैसा चुनेंगे। जब तुमने फैसला कर लिया कि पैसा नहीं देना, तो दोपहर में कोर्ट के समन का इंतजार करो। मैं तुमसे और बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आयान ने बेरुखी से कहा। सच तो ये था कि आयान को पहले से अंदाजा था कि बॉबी और उसकी वाइफ ऐसा ही फैसला लेंगे, इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसने पहले ही वकील से बात कर ली थी और उसे जल्दी से जल्दी आने को कहा था। अब चलो एक और मामले की बात करते हैं, आयान ने कहा और उठकर केशव और गिरीश की तरफ चला गया।
गिरीश ने केशव के कपड़े पकड़े और उसे सोफे से उठा लिया। केशव डर से पूरी तरह कांप रहा था, क्योंकि अभी अभी गिरीश का सारा खूनी ऑरा उसी पर केंद्रित था। भले ही वो शू सिटी का छोटा मोटा गुंडा था और कुछ मारपीट में शामिल रहा था, लेकिन गिरीश जैसे मास्टर के ऑरा को वो कैसे झेल सकता था। केशव, मैं बचपन की बातों को भूलना चाहता हूं, लेकिन तूने स्वाति आंटी को कैसे छुआ? इसका हिसाब मैं तुझसे अच्छे से लूंगा। आयान, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे मेरे लोगों को बुलाने दे। मैं तुझे शू सिटी से बाहर नहीं निकलने दूंगा, केशव ने कमजोर आवाज में कहा। उस पल भी वो आयान को धमकी दे रहा था, ये सोचकर कि शू सिटी में कुछ गलत लोगों को जानता है तो वो कुछ भी कर सकता है। थप्पड़। आयान ने केशव के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। भले ही उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया, लेकिन आयान की मौजूदा फिजिक आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। केशव का चेहरा तुरंत सूज गया। उसके मुंह के कोने से खून की बूंदें टपकने लगीं। आयान, कुछ गलत मत कर, तू कानून तोड़ रहा है, बॉबी ने एक तरफ से चिल्लाकर कहा। ओह, तो तुम्हें पता है कि कानून क्या होता है? मेरे मम्मी पापा का कंपनसेशन रोककर तुम कानून नहीं तोड़ रहे, आयान ने जवाब दिया। जब किरण ने देखा कि उसके बेटे का आधा चेहरा आयान के थप्पड़ से सूज गया, उसने फोन निकाला और पुलिस को कॉल करना चाहा। लेकिन वरुण ने उसका फोन छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। आयान ने बाकी लोगों को इग्नोर किया और केशव के चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। इस बार केशव का पूरा चेहरा सूज गया, जैसे कोई गुब्बारा हो। आयान के 2 थप्पड़ों से केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत दर्द हो रहा था। बॉबी और किरण बहुत दुखी थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। बोल, और कुछ तीखा बोल, आयान ने कहा। केशव ने आंसुओं भरी आंखों से चुपचाप आयान को देखा। क्या अब हिम्मत नहीं रही? फिर तूने स्वाति आंटी को क्यों मारा? आयान ने आगे कहा। केशव चुप रहा। बोल, आयान ने गर्जना की। बॉबी का पूरा परिवार डर से कांप उठा। मैंने उसे मारा नहीं, बस हल्के से धक्का दिया, केशव ने कांपते हुए कहा। वो अब सचमुच डर गया था। आयान अब 2-3 साल पहले वाला आयान नहीं था। उसे डर लग रहा था। हल्का सा धक्का, फिर उसकी कमर इतनी बुरी तरह कैसे चोटिल हुई कि वो आधे महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाए। आयान ने ठंडी नजरों से केशव से पूछा। मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? आयान ने केशव की ठुड्डी पकड़ ली। मुझे सचमुच नहीं पता आयान, मैं गलत था, पर प्लीज मुझे छोड़ दे। केशव रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। केशव माफी मांग रहा था। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। आयान का प्रेशर उसके लिए बहुत ज्यादा था। आयान ने मुस्कुराकर केशव को छोड़ दिया। गिरीश ने भी उसे छोड़ दिया। केशव तुरंत सोफे पर बैठ गया और हौंफने लगा। आयान ने बॉबी की तरफ देखा और कहा, बॉबी, सच बताऊं, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैं पहले इसे मांगना भी नहीं चाहता था, लेकिन केशव ने स्वाति आंटी को चोट पहुंचाई तो सारा दोष उसी का है। अगर तुम जल्दी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो तो कर दो। दोपहर में कोर्ट तुम्हारे परिवार की सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर देगा। कोर्ट में मिलते हैं। ये कहकर आयान लिविंग रूम से निकल गया। गिरीश और वरुण भी आयान के साथ चले गए। बॉबी का परिवार लिविंग रूम में एक दूसरे को देखने लगा। सबकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। उन्होंने आयान को 2 साल से नहीं देखा था, और वो पुराना, हाँ जी, वाला लड़का अब इतना पावरफुल और डोमिनेटिंग हो गया था। पहले आयान उनके घर में सबसे पहले उठता था और सबसे आखिर में सोता था। वो सुअर से भी बदतर खाना खाता था और गाय से ज्यादा काम करता था। कभी कभी उसे बेरहमी से पीटा भी जाता था। इस अचानक स्टेटस चेंज को वो एकदम से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और अब क्या करें? किरण ने पूछा। वो भी आयान से डर गई थी। जाओ, अपने मम्मी पापा से एक कार्ड उधार लाओ और हम पैसा वहां ट्रांसफर कर देंगे, वरना सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, बॉबी ने जल्दी से कहा। परिवार ने केशव के चेहरे की चोट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए किरण के मायके की तरफ दौड़ लगाई।
जब तक उनके पास पैसा था, केशव की चोट कोई बड़ी बात नहीं थी। इन सालों में आयान के मम्मी पापा के 2 मिलियन के कंपनसेशन की वजह से बॉबी का परिवार बहुत आरामदायक जिंदगी जी रहा था। उन्होंने आयान का पुराना घर भी किराए पर दे दिया था। सालाना ब्याज और किराए से मिलने वाला पैसा उनके परिवार के लिए काफी था, इसलिए उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं थी। अब उनके पास बहुत कम पैसा बचा था। अगर वो फ्रीज हो गया तो उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब वो कार्ड लेकर बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनका बैंक कार्ड काम नहीं कर रहा था और टेम्पररी अनअवेलेबल था। ये सब आयान का किया धरा था। वो बस बॉबी और उसके परिवार को थोड़ी सी उम्मीद देना चाहता था और फिर धीरे धीरे उसे निराशा में बदल देना चाहता था। बॉबी और उसका परिवार बैंक में हंगामा करने लगे। ये उनकी सारी जमा पूंजी थी, तो वो इसे आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, भले ही अब ये उनका नहीं था। लेकिन बैंक ने उन्हें वहां हंगामा करने की इजाजत कैसे दी? आखिर में बैंक ने पुलिस को बुला लिया और पूरा परिवार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पुलिस ने उन पर शांति भंग करने का चार्ज लगाया और 5 दिन की प्रशासनिक हिरासत में रखने की बात कही। उसके बाद पुलिस स्टेशन में ही बॉबी के परिवार को कोर्ट से समन मिल गया। साथ ही उनके नाम की सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी गई। अब पूरे परिवार को पता चल गया था कि उनकी तो पूरी तरह से वोट लग चुकी थी। बॉबी के घर से निकलने के बाद आयान ने वरुण और गिरीश को एक गाड़ी दी और स्वाति आंटी के घर भेजा ताकि वो उनका सामान मूव करने में मदद कर सकें। वो खुद डायना आंटी के घर के लिए निकल गया। वो चाहता था कि डायना आंटी का परिवार भी स्वाति आंटी की तरह हर्षनगर शिफ्ट हो जाए। घर तैयार था और वो ब्लू डायमंड होटल में जॉब ले सकते थे, जिससे उनकी कमाई हो और वो आराम से रह सकें। बॉबी का मामला उसने वकील को सौंप दिया था और अपने कनेक्शंस के जरिए सूचना दे दी थी, इसलिए अब उसे उस मामले पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। पैसों की तो उसे कमी थी नहीं। स्वाति आंटी के अलावा डायना आंटी आयान की जिंदगी की दूसरी रोशनी थी। वो भी उसके लिए बहुत अच्छी रही थी। जूनियर हाई से बॉबी ने आयान पर एक पैसा भी खर्च करना बंद कर दिया था। आयान की कुछ जिंदगी के खर्चे और किताबें उसकी 2 आंटियों ने दी थीं। हाई स्कूल के तीसरे साल में पढ़ाई का प्रेशर इतना था कि स्वाति आंटी के घर में जेसी के साथ एक ही कमरे में रहना मुश्किल था। इसलिए वो 1 साल के लिए डायना आंटी के घर चला गया और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए जी जान से मेहनत की। अब जब उसके पास ताकत थी तो वो पहले इन 2 परिवारों का ख्याल रखना चाहता था ताकि उसे सुकून मिले। डायना आंटी का घर शू सिटी के एक पुराने रेसिडेंशियल एरिया में था। डायना आंटी और उनके हस्बैंड आरव पास की एक फैक्ट्री में कर्मचारी थे। उनकी सिर्फ एक बेटी थी जो आयान से 4 साल बड़ी थी। उसका नाम था जूही टैना। आयान ने अपनी जी वैगन सीधे उस फैमिलियर रेसिडेंशियल एरिया में पार्क की। चूंकि ये बहुत पुराना एरिया था, वहां गेट पर कोई चौकीदार नहीं था। गाड़ी नीचे पार्क करने के बाद आयान सीधे डायना आंटी के घर के लिए ऊपर चला गया। उस कॉरिडोर में चलते हुए जहां उसने 1 साल तक जिंदगी गुजारी थी, आयान को थोड़ा इमोशनल फील हुआ। कॉलेज जाने के बाद वो बहुत कम यहाँ आया था। ऐसा नहीं था कि वो नाशुक्रा या कृतघ्न था, बल्कि सर्दी और गर्मी की छुट्टियों में वो पार्ट टाइम काम करता था। वो खुद ज्यादा पैसा कमाना चाहता था ताकि स्वाति आंटी और डायना आंटी का बोझ थोड़ा कम कर सके। इसलिए वो अक्सर मिलने नहीं आता था। डायना आंटी के घर की स्थिति स्वाति आंटी के घर से थोड़ी अलग थी। जब डायना आंटी ने अपनी बेटी जूही को जन्म दिया तब कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसके बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। इस घटना की वजह से उनके और उनके हस्बैंड के बीच रिश्ते बिगड़ गए और कई बार तलाक तक की नौबत आ गई। हालांकि बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो गया। चूंकि उनके पास बेटा नहीं था, इसलिए आयान के मम्मी पापा के गुजरने के बाद उन्होंने आयान की कस्टडी के लिए बहुत कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त आयान ने उन्हें नहीं चुना, जिसकी वजह से आरव अंकल को आयान से थोड़ी नाराजगी थी जब वो उनके घर में शिफ्ट हुआ। आयान 4थी मंजिल पर पहुंचा और डायना आंटी के घर का दरवाजा खटखटाया। खटखट।
जल्द ही पुराना सिक्योरिटी डोर अंदर से खुला। एक फैमिलियर चेहरा आयान के सामने आया। ये थी डायना आंटी। आयान, तू तो हर्षनगर में यूनिवर्सिटी में है ना? वापस कैसे आ गया? अंदर आ, डायना ने पूछा। हालांकि उनकी आवाज में साफ खुशी झलक रही थी। चूंकि डायना आंटी का कोई बेटा नहीं था, वो आयान को सचमुच अपने बेटे की तरह मानती थी। आंटी डायना, वीकेंड है तो मैं आपसे मिलने आ गया, आयान ने जवाब दिया। अंदर आ, बाहर क्यों खड़ा है? डायना ने आयान का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर खींच लिया। घर में घुसने के बाद आयान ने देखा कि लिविंग रूम के सोफे पर 7-8 लोग बैठे थे। आरव अंकल और कजिन जूही के अलावा उसका चौथा अंकल लोकनाथ भी वहां था। बाकी लोगों को आयान नहीं जानता था। आरव अंकल, लोकनाथ अंकल, जूही, आयान ने एक एक करके सबको ग्रीट किया। तीनों ने भी जवाब में सिर हिलाया। लोकनाथ अंकल का आयान के साथ रिश्ता नॉर्मल था। भले ही उन्होंने आयान की मदद नहीं की, लेकिन उनमें कोई गुस्सा भी नहीं था। डायना आंटी का परिवार और लोकनाथ अंकल का परिवार करीब थे। लेकिन बॉबी अंकल के साथ आयान की घटना के बाद उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया था। आयान, मैं तुझे इनसे मिलवाती हूँ। ये जूही का बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है जयंत होल्टन, और ये उसके मम्मी पापा हैं। ये जयंत की आंटी है और ये उसका कजिन। डायना आंटी ने पास आकर उन 5 लोगों की तरफ इशारा करते हुए एक एक करके आयान से इंट्रोड्यूस कराया। हाय सब लोग। आयान ने सबको ग्रीट किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तब आयान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कजिन जूही की आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी रोई हो। आरव अंकल भी गुस्से में दिख रहे थे। समधी जी, ये मेरा भतीजा है, मेरे तीसरे भाई का बेटा। वो अभी हर्षनगर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। डायना ने आयान को बाकियों से इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोडक्शन के बाद आयान अपनी आंटी डायना के साथ किचन में खाना तैयार करने चला गया। लिविंग रूम का माहौल बहुत गंभीर था और वो वहां रुकना नहीं चाहता था। लेकिन डायना आंटी ने उसे किचन से भगा दिया, क्योंकि वहां आंटी लिसा थी और उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। मजबूरी में आयान लिविंग रूम में आया और टीवी पर चल रहे प्रोग्राम में व्यस्त होने का नाटक करने लगा। वो असल में डायना आंटी से अपनी मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में खुलकर बात करना चाहता था और उन्हें हर्षनगर शिफ्ट होने के लिए मनाना चाहता था। लेकिन इतने सारे लोग होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पाया। उसे अगले मौके का इंतजार करना पड़ा। तभी जूही के होने वाले ससुर ने बात शुरू की। तो हमारे सुझाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं सहमत नहीं हूं, आरव ने गुस्से में जवाब दिया। फिर आप चाहते क्या हैं? ये मत कहिए कि आप चाहते हैं कि मेरा बेटा इस टूटे फूटे घर में आकर रहे। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? आसपास कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? एजुकेशन का इश्यू कैसे सॉल्व करेंगे? अगर वो इतने प्यार में नहीं होते तो मैं उनकी शादी ही तोड़ देता। मम्मी, आप क्या बोल रही हैं? जयंत ने चिल्लाकर कहा। चुप कर, जयंत। क्या तू सचमुच सारी जिंदगी यहाँ रहना चाहता है? तू हमारा इकलौता बेटा है, मैं तुझे उनके साथ रहने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। जयंत की मम्मी ने जिद पकड़ ली। जयंत ने और कुछ नहीं कहा। वो भी इस जगह पर हमेशा रहना नहीं चाहता था। बेहद गुस्से में आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। उनके परिवार की हालत वाकई जयंत के परिवार से खराब थी। जयंत को शादी के बाद उनके साथ रहने के लिए कहना वाकई कुछ ज्यादा था, लेकिन जूही उनकी इकलौती बेटी थी और वो उसे बाहर नहीं भेजना चाहते थे। वो रिटायरमेंट के बाद अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहते थे। अगर उनकी बेटी की शादी बाहर हो गई तो रिटायरमेंट के बाद वो और उनकी वाइफ अकेले और दुखी रह जाएंगे। तभी डायना बाहर आई और बोली, असल में हमने एक घर खरीदने का फैसला कर लिया है। हम हाल ही में कुछ ऑप्शंस देख रहे थे, तो आपको उनके बच्चे की पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर खरीदना? क्या मुझे नहीं पता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? आप और आपके हस्बैंड दोनों बस मामूली मजदूर हैं। आप घर नहीं खरीद सकते।
क्या आपको पता है कि आजकल घर कितने महंगे हैं? सेकंड हैंड घर भी महंगे हैं और मेरा बेटा शादी के बाद किसी सेकंड हैंड घर में नहीं रहेगा। डायना चुप हो गई। वो वाकई एक स्कूल एरिया में पुराना सेकंड हैंड घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। नया घर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जूही धीरे धीरे सिसकने लगी। उसके मम्मी पापा चाहते थे कि उसका बॉयफ्रेंड जयंत शादी के बाद उनके साथ रहे, जबकि जयंत के मम्मी पापा इसके सख्त खिलाफ थे। सबसे जरूरी बात, उसके परिवार की हालत जयंत के परिवार जितनी अच्छी नहीं थी, और वो भी अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट देना चाहती थी। उसे अपने मम्मी पापा के लिए बुरा लग रहा था, जो उसे जयंत के मम्मी पापा की बात मानने से रोक रहा था। लेकिन चूंकि वो अब प्रेग्नेंट थी, शादी को जल्दी करना था। रहने की जगह का इश्यू अब और टाला नहीं जा सकता था। जयंत बस उसके कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप उसे सांत्वना दे रहा था। उसके पास भी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था। उनकी बातें सुनने के बाद आयान को पूरी कहानी का अंदाजा हो गया। जूही प्रेग्नेंट थी, इसलिए जल्दी शादी करनी थी। लेकिन आरव अंकल चाहते थे कि शादी के बाद नया जोड़ा उनके साथ रहे। जूही के होने वाले ससुराल वाले उनकी खराब फाइनेंशियल कंडीशन और बच्चे की पढ़ाई की चिंता की वजह से इस बात से सहमत नहीं थे। ये इश्यू करीब 1 महीने से चल रहा था और जूही का अजन्मा बच्चा दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। शादी को और टाला नहीं जा सकता था, लेकिन दोनों पक्षों के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला था जिससे सब सहमत हों। आयान को लगा कि ये उसके लिए एकदम सही मौका है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि डायना आंटी और उनके परिवार को हर्षनगर शिफ्ट होने के लिए कैसे मनाया जाए, खासकर जब वो दशकों से यहाँ रह रहे थे। अगर जेसी न होता तो शायद स्वाति आंटी का परिवार भी मनाने में मुश्किल होता। अब ये मौका एकदम परफेक्ट था। चूंकि जूही के ससुराल वाले सेकंड हैंड घर को स्वीकार नहीं करेंगे, तो यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस में उसका फर्स्ट हैंड घर, जो 100 मिलियन का है, क्या वो स्वीकार करेंगे? अगर ससुराल वालों को एजुकेशन की चिंता है, तो यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस के ठीक बगल में शिमला प्रांत का बेस्ट स्कूल है। वहां एक किंडरगार्टन भी है। उनके पास आयान को मना करने की कोई वजह नहीं होगी। आयान का मूड तुरंत अच्छा हो गया। लंच के दौरान वो खूब खुश था। डायना आंटी का खाना खाए हुए उसे बहुत वक्त हो गया था और अच्छे मूड के साथ उसने ढेर सारा खाना खा लिया। बेशक उसकी बॉडी स्टैट्स बढ़ने की वजह से उसे ज्यादा खाना भी पड़ता था। जयंत का परिवार आयान को खाते हुए देखकर सिर हिलाने लगा। उन्हें लगा कि आयान शायद भूखा रहा होगा और सिर्फ खाने के लिए यहाँ आया है। बाकी सबने ज्यादा खाना नहीं खाया, क्योंकि नए जोड़े के रहने का इश्यू अभी सॉल्व नहीं हुआ था। कोई भी लंच एंजॉय करने के मूड में नहीं था, खासकर डायना आंटी का परिवार। उनकी साइड के सभी लोग भूखे से लग रहे थे और जूही ने तो एक निवाला भी नहीं खाया। खाना खाने और टेबल साफ करने के बाद सब फिर इश्यू डिस्कस करने के लिए बैठ गए। लेकिन वो चाहे जितना डिस्कस करें, सहमति नहीं बन रही थी। आयान को मौका मिला और वो खड़ा होकर बोला, मेरे पास एक आइडिया है जो मुझे यकीन है कि आप सबको पसंद आएगा। सबने आयान की तरफ देखा और जूही की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। क्या आइडिया है? डायना ने पूछा। आंटी डायना, आप सब हर्षनगर शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और एजुकेशन लेवल भी टॉप क्लास है। डेवलपमेंट के लिए भी ढेर सारी जगह है, आयान ने कहा। डायना कुछ कह पाती उससे पहले जयंत की मम्मी चिल्लाईं। हर्षनगर शिफ्ट होना? कैसे? क्या तुझे पता है कि हर्षनगर में घर कितना महंगा है? ये लोग शू सिटी के स्कूल एरिया में भी नया घर नहीं खरीद सकते, और तू हर्षनगर की बात कर रहा है। तू पागल हो गया है क्या? डायना को पहले लगा कि आयान के पास कोई अच्छा आइडिया है, लेकिन उसकी बात सुनकर उन्हें लगा कि ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। अगर वो हर्षनगर शिफ्ट होने का खर्च उठा सकते तो यहाँ बहस करने की जरूरत ही नहीं थी। जूही की आंखों की उम्मीद की किरण बुझ गई। आंटी डायना, मैं असल में आपसे कुछ डिस्कस करने आया था। मैं चाहता था कि आप हर्षनगर शिफ्ट हो जाएं ताकि मैं आपकी सालों की देखभाल का बदला चुका सकूं।
मैंने आपके लिए हर्षनगर में घर पहले से तैयार कर लिया है। आयान ने सीरियसली कहा, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उस पर यकीन नहीं हुआ। डायना और आरव को लगा कि आयान झूठ बोल रहा है, और उन्हें अपने होने वाले समधियों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। जयंत का परिवार आयान को मॉकिंगली देख रहा था। तू आयान है ना? तू इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है? तू कह रहा है कि तू हर्षनगर में घर खरीद सकता है, वो भी अपनी आंटी डायना को गिफ्ट करने के लिए। तू तो बस एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, हर्षनगर में घर कैसे अफोर्ड करेगा? तुझे स्कूल में पढ़ाई ने पागल कर दिया है क्या? जयंत की मम्मी ने तंज कसते हुए पूछा। हाँ, तुझे पता भी है कि हर्षनगर में घर खरीदना कितना महंगा है। तू सोचता है कि सिर्फ तू ही वहां घर खरीदना चाहता है? इतना बड़ा झूठ बोलने में थोड़ी तो शर्म कर। कौन जानता है कि तू किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? कोई घटिया यूनिवर्सिटी होगी। जयंत की आंटी ने और जोड़ा। जो आप चाहे सोचें, लेकिन अगर बाद में पता चला कि मैंने वाकई आंटी डायना और उनके परिवार के लिए घर तैयार किया है, तो आप मान लेंगी कि जूही और उसका बॉयफ्रेंड शादी के बाद आंटी डायना के साथ रहेंगे, और उनका पहला बच्चा जूही का सरनेम लेगा। कैसा रहेगा? आयान ने जवाब दिया। ठीक है, अगर तू उनके लिए हर्षनगर में अच्छा घर ढूंढ ले तो मैं तेरी शर्त मान लूंगी, जयंत की मम्मी ने कहा। फिर थोड़ा सोचकर उसने कहा, लेकिन अगर घर हर्षनगर में है तो वो कोई गांव जैसी जगह पर नहीं होना चाहिए, उसे स्कूल के पास होना चाहिए। और घर 200 स्क्वायर मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। उसे यकीन था कि आयान जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास हर्षनगर में घर खरीदने की फाइनेंशियल ताकत नहीं हो सकती, खासकर किसी को गिफ्ट करने के लिए। अगर आयान ने किसी सुनसान जगह पर घर दिखाकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो उसने ये शर्तें भी जोड़ दी। ठीक है, आप लोग गाड़ी से आए हैं? आयान ने पूछा। बिल्कुल, ये कौन सा जमाना है? गाड़ी होना तो स्टैंडर्ड है, तो जाहिर है कि हमारे पास गाड़ी है। शानदार, फिर मेरे साथ चलिए, आयान ने कहा। फिर उसने डायना की तरफ देखकर कहा, चलो आंटी डायना, हर्षनगर में घर देखने चलते हैं। आयान, डायना ने पुकारा। मुझ पर भरोसा करो आंटी डायना। आयान ने उनकी तरफ देखकर सच्चाई से कहा। डायना ने उससे लंबे वक्त तक देखा और फिर जवाब दिया, ठीक है। उन्हें भरोसा था कि आयान उनसे झूठ नहीं बोलेगा। आरव अंकल, जूही, आप लोग भी मेरे साथ चलो, आयान ने आरव और जूही की तरफ देखकर कहा। फिर सब लोग नीचे की तरफ चल दिए। जयंत का परिवार आयान और डायना आंटी के परिवार के पीछे पीछे चल रहा था। वो देखना चाहते थे कि आयान अपने इस झूठ को कैसे कवर करने वाला है। अगर जूही का परिवार शर्मिंदगी महसूस करता तो वो शायद जयंत को शादी के बाद उनके साथ रहने की जिद छोड़ देंगे। लेकिन जब वो नीचे पहुंचे और आयान ने अपनी बेंज जी क्लास की डोर खोली तो जयंत का परिवार हैरान रह गया। वो शू सिटी में काफी अच्छी हालत में थे, उनके पास घर और गाड़ी थी, लेकिन उनकी गाड़ी सिर्फ 1 लाख से थोड़ी ज्यादा कीमत की थी। बेंज जैसी लग्जरी गाड़ी चलाना उनके लिए बस एक सपना था, खासकर ये जी वैगन जो बेंज के सबसे लग्जरी मॉडल्स में से एक था। ये उनके अभी के मॉकिंग कमेंट्स का करारा जवाब था कि आयान जरूर झूठ बोल रहा होगा। होल्टन परिवार शर्मिंदगी से लाल हो गया। यहाँ तक कि डायना आंटी और लोकनाथ अंकल के परिवार भी हैरान थे। जयंत के परिवार की तो बात ही छोड़ो। शू सिटी जैसे जगह में बेंज पहले से ही एक बेहद लग्जरी गाड़ी मानी जाती थी। हो सकता है कि वो पोर्श या फरारी को ना पहचाने, लेकिन बेंज या बीएमडब्ल्यू को वो जरूर पहचानते थे, क्योंकि ये 2 ब्रांड्स उनके दिमाग में लग्जरी कार्स के तौर पर बसे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आयान ऐसी गाड़ी लेकर आएगा। अब आयान का हर्षनगर में घर खरीदने की बात इतनी अविश्वसनीय नहीं लग रही थी। आंटी डायना, अंदर बैठिए। आयान ने पैसेंजर सीट का दरवाजा उनके लिए खोला। आयान, ये तेरी गाड़ी है? डायना ने पूछा। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि आयान ऐसी लग्जरी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। हाँ, आयान ने जवाब दिया। तूने इसे कैसे खरीदा? इसकी चिंता मत करो आंटी डायना।
पहले अंदर बैठो, वहां पहुंचकर मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। स्वाति आंटी और उनका परिवार पहले ही हर्षनगर शिफ्ट होने के लिए राजी हो चुका है, तो मैंने आपके घर को उसी एरिया में अरेंज किया है। चिंता मत करो, मैंने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया। आयान ने वादा किया। डायना ने और सवाल नहीं किए और बेंज जी क्लास की पैसेंजर सीट पर बैठ गईं। अगर आयान ने बाद में एक्सप्लेन करने का वादा किया है तो वो उसका इंतजार करेगी। फिर भी उन्हें थोड़ी चिंता थी कि कहीं आयान का पैसा किसी गलत तरीके से तो नहीं आया। इंजन स्टार्ट करके आयान ने गाड़ी चलाने की तैयारी की। जयंत का परिवार अजीब सी शर्मिंदगी में वहां खड़ा रहा। कभी उनके पास उस गाड़ी में बैठने का हक था। आयान अब बड़ा हो चुका था, उसे मनाने का कोई फायदा नहीं था। शू सिटी में तो 3 सितारा होटल भी नहीं था। आयान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डायना आंटी ने पूछा। बाकी सब भी आयान की तरफ देखने लगे। चिंता मत करो आंटी डायना, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, आयान ने भरोसा दिलाया। डायना आंटी ने फिर से कोई विरोध नहीं किया। उन्हें सुकून मिला कि आयान अब बड़ा हो गया था और कामयाब था। आयान और बाकी लोग जैसे ही ब्लू डायमंड होटल के ग्रैंड हॉल में घुसे, नई होटल मैनेजर तेजी से नीचे आए और उनका स्वागत किया। वो अभी अभी कुछ वीआईपी मेहमानों को उनके कमरों में छोड़कर आई थी, तभी उसे आयान के आने की खबर मिली। इसलिए वो फटाफट नीचे भागी। मिस्टर रायजादा, ब्लू डायमंड होटल में आपका स्वागत है। हमने आपके प्री ऑर्डर किया हुआ डिनर तैयार कर लिया है, प्लीज मेरे साथ चलिए। खूबसूरत मैनेजर ने आयान से कहा। वो पहले उन्हें चेयरमैन वाला स्वागत देने वाली थी, लेकिन आयान की आंखों से आंखें मिलते ही उसने तुरंत मेहमान वाला अंदाज अपना लिया। आयान और बाकी लोग मैनेजर के पीछे पीछे एक खास प्राइवेट रूम की तरफ गए, जो खासतौर पर आयान के लिए तैयार किया गया था। मैनेजर ने दरवाजा खोला और बाकी लोग आयान के पीछे अंदर गए। डायना आंटी और जयंत का परिवार प्राइवेट रूम के अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। उनके सामने वाली विशाल टेबल लाजवाब खाने से भरी थी। ताज़ा पके हुए खाने की भाप पूरे कमरे में फैल रही थी। विशाल लॉबस्टर और किंग क्रैब सबसे ज्यादा आंखों को लुभा रहे थे। कुछ ऐसे डिशेज भी थे जिन्हें वो पहचान भी नहीं पा रहे थे। सब कुछ इतना स्वादिष्ट और क्लासी लग रहा था कि टीवी पर दिखने वाला खाना भी इसके सामने फीका पड़ जाए। दोनों परिवार पहले से ही भूखे थे और इस खाने को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। आयान ने पहले डायना आंटी के लिए कुर्सी खींची, फिर बाकी सबको बैठने का इशारा किया। सब लोग बैठने के बाद भी थोड़ा सा संकोच कर रहे थे। जब आयान ने डायना आंटी को कुछ डिशेज परोसी और खुद खाना शुरू किया, तब जाकर बाकी लोगों ने कटलरी उठाए। खाने की बजाय जयंत, उसकी कजिन सिस्टर और जूही ने पहले अपने फोन निकाले और डिशेज की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ऐसा मौका वो शो ऑफ करने के लिए मिस नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद उनकी पोस्ट्स पर दोस्तों के ढेर सारे कमेंट्स आने लगे। कमेंट्स में ज्यादातर जलन या ईर्ष्या थी। ऐसा लाजवाब खाना कोई कैसे मना कर सकता था, सिवाय शायद उन लोगों के जो खाने की बीमारी से जूझ रहे हों। दोस्तों के रिएक्शंस ने उनकी वैनिटी को और तृप्त कर दिया। जूही की पोस्ट में कुछ फोटोज थी और कैप्शन था, मेरे कजिन की शानदार मेहमान नवाजी। लोकनाथ अंकल के घर। लोकनाथ और उनकी वाइफ लिसा लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। चेतन आज वीकेंड होने की वजह से अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने गया था, इसलिए वो अपने मम्मी पापा के साथ डायना आंटी के घर नहीं गया। तभी चेतन ने अपने फोन पर जूही की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी। वो तस्वीरों में शानदार खाने को देखकर हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं देखा था। लॉबस्टर और किंग क्रैब तो लाजवाब लग रहे थे। वो फटाफट लिविंग रूम में भागा। मम्मी पापा, आप दोनों आज डायना आंटी के घर गए थे ना? मुझे लगा कि आप जूही और उसके बॉयफ्रेंड की शादी की बात करने गए थे। आप मुझे इतना शानदार खाना खाने के लिए साथ क्यों नहीं ले गए? उसे लगा कि ये तस्वीरें लंच की हैं। फिर उसने अपना फोन लोकनाथ और लिसा को दे दिया। लोकनाथ और उनकी वाइफ ये तस्वीरें देखकर शांत नहीं रह सके।
उन्होंने ऐसा खाना सिर्फ टीवी पर देखा था। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि इस टेबल के खाने की कीमत कितनी होगी। जूही के कैप्शन को देखकर उन्हें समझ आया कि ये दिन आयान ने दोनों परिवारों के लिए अरेंज किया था। लगता था कि आयान वाकई कामयाब हो गया था। उसने डायना आंटी के परिवार को हर्षनगर में घर देने का वादा भी किया था, लेकिन ये फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला था। आयान के अंकल होने के नाते लोकनाथ को भी डायना की तरह सालों पहले आयान के साथ अच्छा रिश्ता बनाने का मौका मिला था। अगर ऐसा होता तो उनका परिवार भी आयान की दौलत का मजा ले पाता। लेकिन आयान की कस्टडी और 2 मिलियन के कंपनसेशन की लड़ाई हारने के बाद लोकनाथ ने फिर कभी आयान की परवाह नहीं की। अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था। उसने फोन एक तरफ फेंक दिया और कहा, यह लंच नहीं था। डायना आंटी के साथ हमारा लंच तो साधारण घर का खाना था। तो ये दिन है। क्या आप लोग डायना आंटी के परिवार के करीब नहीं हैं? फिर उन्होंने हमें साथ खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भी ये खाना खाना चाहता हूं। चेतन ने थोड़े गुस्से में कहा। लोकनाथ पहले से ही आयान के साथ अच्छा रिश्ता न बनाने के मौके को मिस करने से परेशान था। चेतन का अब गुस्सा दिखाना उसे और चिढ़ा रहा था। उसने अपने बेटे पर चिल्लाकर कहा, तुझे बस खाना खाना आता है। अपने कमरे में जा और होमवर्क पूरा कर। अगर तू यूनिवर्सिटी में नहीं गया तो तुझे सिर्फ गंदगी खानी पड़ेगी। चेतन हैरान रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लोकनाथ अचानक उस पर चिल्लाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने बेडरूम में भाग गया, दरवाजा जोर से बंद करते हुए। तुझे क्या हो गया है? वो फैसला तूने लिया था। इसमें हमारे बेटे की क्या गलती है? तुझे बस अपने बेटे पर गुस्सा निकालना आता है। मैंने तुझे कहा था कि आयान के साथ अच्छा व्यवहार कर, वो तेरा भतीजा है ना? लेकिन नहीं, तूने नहीं सुना। तूने कहा कि वो उसका प्रॉब्लम है जिसे कंपनसेशन मिला। अब तू क्या करना चाहता है? हाँ, लिसा ने गुस्से में शिकायत की। लोकनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया और सोफे पर लेट गया। ये सच था कि जब आयान ने बॉबी के साथ रहने का फैसला किया तब उसने आयान की कोई परवाह नहीं की थी। उसे बस इतना पता था जो डायना ने बताया था कि आयान को बॉबी के घर में अच्छा नहीं रखा जा रहा था। बच्चे के साथ बदसलूकी के निशान थे और डायना चाहती थी कि वो दखल दे। लेकिन लोकनाथ ने कहा था कि आयान को ये सब झेलना ही होगा और ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। अब आयान अमीर था, वो लग्जरी गाड़ी अफोर्ड कर सकता था, डायना आंटी के परिवार के लिए घर खरीद सकता था और उन्हें शानदार खाना खिला सकता था। भले ही उसे जलन हो रही थी, उसे पछतावा भी था। उसे आयान की थोड़ी सी परवाह करनी चाहिए थी ताकि आज हालात इतने खराब न होते। अब बहुत देर हो चुकी थी और अब वो कुछ भी कहे, कुछ नहीं बदलने वाला था। हाय, काश मुझे पहले पता होता। लिसा ने अपने हस्बैंड को और भड़काने के लिए कुछ नहीं कहा। उसने शायद उसे आयान के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने सिर्फ बातें की थीं। अब जब आयान अमीर हो गया था, डायना, जो सबसे खराब फाइनेंशियल कंडीशन में थी, भाई बहनों में सबसे अमीर हो गई थी और ये उन्हें परेशान कर रहा था। लोगों की चाहत की कोई सीमा नहीं होती। खाने की टेबल बहुत बड़ी थी और 9 लोगों ने करीब 2 घंटे में दर्जन भर डिशेज खत्म कर दी। आयान ने सबसे ज्यादा खाया, हालांकि ये उसकी बढ़ी हुई बॉडी स्टैट्स की वजह से था। उसकी भूख तब से बढ़ गई थी जब से उसकी बॉडी स्टैट्स में सुधार हुआ था। उसे हैरानी हुई कि यहाँ बैठे आम लोगों की भूख भी इतनी ज्यादा थी। ये दिमाग हिला देने वाला था। उसे नहीं पता था कि ये लोग इतना ज्यादा इसलिए खा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा खाना नहीं देखा था। इस वजह से वो खाना बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए भरे पेट के बाद भी वो नहीं रुके। वो थोड़ा आराम करते और फिर खाना शुरू कर देते, जब तक कि लगभग सब कुछ खत्म न हो जाए, तब जाकर उन्होंने कटलरी नीचे रखी। जयंत और 2 दूसरी लड़कियों ने छोटे ब्रेक के दौरान अपने फोन निकाले और इन डिशेज को सर्च किया। कम से कम 10 लाख रुपये।
इससे वो और भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहते थे। खाना खाने के बाद वो थोड़ा और आराम करने लगे। आयान ने होटल मैनेजर से कुछ हाई क्लास सूट्स में सबके लिए रुकने का इंतजाम करवाया ताकि सब लोग रात को आराम कर सकें। आज रात घर देखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट पहले ही बंद हो चुका था। आज वो कोई पेपर साइन नहीं कर सकते थे, तो अब अगले दिन तक इंतजार करना ही एकमात्र ऑप्शन था। अगले दिन नाश्ते के बाद आयान सबको यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस ले गया। आयान की जी वैगन आसानी से रेजिडेंस में घुस गई, लेकिन जयंत के परिवार की सस्ती गाड़ी, जो करीब 1 लाख की थी, को सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाहर ही रोक लिया। ये सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ कुछ सालों से काम कर रहे थे और उन्होंने कभी कोई सस्ती गाड़ी रेजिडेंस में घुसते नहीं देखी थी। आयान की जी वैगन पहले से ही वहां रहने वाले टेनेंट्स की गाड़ियों में सबसे सस्ती थी, तो जाहिर था कि वो विजिटर्स को रोककर चेक करेंगे। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? निकलो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड जयंत के मम्मी पापा की तरफ चिल्लाया। भले ही वो ऐसी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसे ऐसी सस्ती गाड़ी वालों के साथ सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं लगी। गार्ड के पास शायद ज्यादा सेविंग्स नहीं थी, लेकिन यहाँ काम करने की वजह से उसके स्टैंडर्ड्स आसमान छू रहे थे। लो भाई, सिगरेट पी। हम उस गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे हैं जो सामने गई, हम उनके साथ हैं, जयंत के पापा ने विनम्रता से कहा और सिक्योरिटी गार्ड को एक सिगरेट दी। वो अभी भी थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे क्योंकि ये एक बड़ा शहर था और वो यहाँ अजनबी थे। गार्ड ने सिगरेट ली और वॉकी टॉकी में बोला, नंबर 6, नंबर 6। अभी एक बेंज जी क्लास अंदर गई है, ड्राइवर को उसका रेजिडेंस प्रूफ लेकर मेन गेट पर आने को बोलो। यहाँ एक विजिटर है। कॉपी कॉपी। वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ से आवाज आई। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने जयंत के पापा से घमंडी अंदाज में कहा, अपनी गाड़ी पहले साइड में रोक लो और भागना मत। ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम लोग अपनी मर्जी से घुस सकते हो। जयंत की मम्मी और आंटी को बहुत गुस्सा आया। शू सिटी में उन्हें कभी ऐसी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ी थी। ये आदमी तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड था, इससे उनके साथ इतना घमंड दिखाने का हक कैसे था? तू क्या कहना चाहता है? हाँ, ये क्या मतलब कि ये हम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है? तू तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से तुझे फायर करवाएंगे जब हम टेनेंट बन जाएंगे। जयंत की मम्मी ने सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाकर कहा। हाँ, बिल्कुल, तू बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुझे इतना घमंड करने का हक किसने दिया? मैं तुझे फायर करवाऊंगी। जयंत की आंटी ने भी साथ दिया। हाँ, तुम टेनेंट बनोगे, तुम मुझे फायर करवाओगे। तुझे पता भी है कि ये जगह क्या है? ये शिमला प्रांत का सबसे महंगा हाउसिंग एरिया है। यहाँ का सबसे सस्ता घर 50 मिलियन का है और कीमत 400 मिलियन तक जा सकती है। तुम टेनेंट बनने की सोच भी कैसे सकते हो? सपने देखते रहो। सिक्योरिटी गार्ड ने बेरहमी से मॉक किया। ये सुनकर गाड़ी में बैठे लोग हैरान रह गए। यहाँ का सबसे सस्ता घर 50 मिलियन का है और कीमत 400 मिलियन तक जा सकती है। ये उनकी सोच से कहीं ज्यादा था। शू सिटी में उनका घर सिर्फ 4-5 लाख का था। बेहतर एरियाज में बड़े घर ज्यादा महंगे हो सकते थे, लेकिन कीमत कभी 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होती थी। 50 मिलियन के घरों से ये बहुत बड़ा अंतर था। गार्ड ने देखा कि उसके शब्दों ने इन विजिटर्स को हैरान कर दिया था, तो उसे और यकीन हो गया कि वो गांव वालों से बात कर रहा था। इसलिए उसने मॉक करना जारी रखा, जाओ, अपनी गाड़ी साइड में ले जाओ। एंट्रेंस ब्लॉक मत करो, यहाँ आने वाला हर शख्स बड़ा आदमी है। तुम उनके टाइम को ब्लॉक करके उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। जयंत के पापा ने जल्दी से अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर दी और आयान और बाकी लोगों के आने का इंतजार करने लगे। गाड़ी में बैठे बाकी लोगों को अचानक याद आया कि आयान उन्हें घर दिखाने के लिए यहाँ लाया था। क्या ये घर इसी रेजिडेंस में था? कम से कम 50 मिलियन का घर। वो इसे अपने बेटे को शादी के बाद गिफ्ट करने वाला था। गाड़ी में बैठे तीनों लोग हैरानी और खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें इतनी बड़ी किस्मत का अचानक आना हैरान कर रहा था।
होल्टन परिवार को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि आयान उन्हें लेने बाहर आ गया। आयान को भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बाहर रोक लिया जाएगा, क्योंकि वो कई बार बिना रुके अंदर बाहर जा चुका था। होल्टन परिवार को लेने और डायना आंटी और बाकी लोगों के साथ मिलने के बाद आयान सबको तीसरी मंजिल पर ले गया। जया पहले से ही तीसरी मंजिल पर चाबियां लेकर इंतजार कर रही थी, क्योंकि आयान ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इधर प्लीज मिस्टर रायजादा, जया ने विनम्रता से कहा। आयान उसका फेवरेट क्लाइंट था। उसने आयान को 3 घर बेचकर 6 मिलियन की कमाई की थी। लोगों का ग्रुप जया के पीछे पीछे उस 100 मिलियन के 1 स्टोरी यूनिट की तरफ गया, जिसके लिए आयान पहले ही डिपॉजिट दे चुका था। डायना आंटी और जयंत का परिवार घर में घुसते ही हैरान रह गया। इतना लग्जरी घर कम से कम 50 मिलियन का तो होगा ही। इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर और व्यू शानदार थे। ये लोग भले ही डेकोरेशन के बारे में ज्यादा न जानते हों, लेकिन खूबसूरती की तारीफ करना उन्हें आता था। जब डायना आंटी को पता चला कि इस घर की कीमत 100 मिलियन है, तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया, लेकिन आयान ने कहा कि उसने पहले ही डिपॉजिट दे दिया है और वो रिफंड नहीं हो सकता। जब आयान ने उन्हें बताया कि उसका खुद का घर पहली मंजिल पर है, तब भी डायना आंटी को यकीन नहीं हुआ। आयान ने उन्हें अपनी पहली मंजिल वाला घर दिखाया और थोड़ा और मनाने के बाद ही डायना आंटी ने घर लेने के लिए हामी भरी। फिर आयान और बाकी लोग जया के साथ सेल्स डिपार्टमेंट गए ताकि घर की बाकी पेमेंट की जाए और डायना आंटी की आईडी कार्ड से घर का ओनरशिप ट्रांसफर किया जाए। अब से ये घर डायना आंटी के परिवार का था। इसके बाद आयान उन्हें वापस ब्लू डायमंड होटल ले गया। उसने जयंत और डायना आंटी के परिवार के लिए होटल में कुछ आसान जॉब्स अरेंज किए ताकि वो बिना ज्यादा मेहनत के इनकम कमा सकें। जब दोनों परिवारों को पता चला कि शिमला प्रांत का एकमात्र 8 सितारा होटल आयान का है, तो वो हैरानी से सुन्न हो गए। पिछले 2 दिनों में आयान ने उन्हें इतने सारे सरप्राइज दिए थे, लाखों की लग्जरी गाड़ी से लेकर 100 मिलियन का घर, और अब ये 10 बिलियन का 8 सितारा होटल। आयान ने बार बार उनके स्टैंडर्ड्स को ऊंचा किया था। डायना आंटी का परिवार सेटल करने के बाद आयान ने मन ही मन राहत की सांस ली। जैसे ही स्वाति आंटी का परिवार वापस आएगा और उनके लिए जॉब्स अरेंज हो जाएंगे, वो सब हर्षनगर में अपनी जगह बना लेंगे और आयान की एक चिंता कम हो जाएगी। अब उसे अपनी खुद की ताकत बनाने की शुरुआत करनी थी। उसके पास भले ही अनलिमिटेड पैसा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी ताकत को ब्लाइंडली बढ़ा सकता था। उसे एक ठोस प्लान की जरूरत थी। जब तक उसने अपनी ताकत नहीं बना ली, उसे लो प्रोफाइल रखना होगा। आयान अभी भी पुरानी पीढ़ी के आदर्शों को फॉलो करना चाहता था और अपनी दौलत को सीक्रेट रखना चाहता था। दोपहर में आयान हर्षनगर हॉस्पिटल की तरफ निकला। फैजल को जल्द ही डिस्चार्ज होना था और आयान पूछना चाहता था कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तैयारियां कैसी चल रही हैं। साथ ही उसे ये भी जानना था कि कितने लोगों को भर्ती किया गया है। फैजल का हॉस्पिटल रूम हर्षनगर हॉस्पिटल। जब आयान पहुंचा, गिरीश और वरुण फैजल के साथ कमरे में थे। तीनों मिलकर कुछ डिस्कस कर रहे थे, शायद आयान के नए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। आप आ गए मिस्टर रायजादा। फैजल ने ऊपर देखा और आयान को कमरे में घुसते देखा। गिरीश और वरुण भी आयान की तरफ मुड़े। मिस्टर रायजादा, मिस्टर रायजादा, दोनों ने एक साथ ग्रीट किया। फैजल, तुम्हारी चोट कैसी है? तुम्हें कब डिस्चार्ज मिलेगा? आयान ने पास आकर पूछा। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन में डिस्चार्ज हो सकता हूं। आपको मुझसे क्या काम है मिस्टर रायजादा? मैं अभी हॉस्पिटल छोड़ सकता हूं, मैं तो पूरी तरह ठीक हो चुका हूं। फैजल ने जवाब दिया। नहीं, जल्दी करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर की बात मानो, कुछ दिन और इंतजार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बना रहे हो, उसका क्या हाल है? कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हो? हमने करीब 12 लोगों को कंफर्म कर लिया है, लेकिन कुछ लोग अभी सोच रहे हैं। शायद इसलिए कि बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा। अगर मौजूदा कर्मचारी उन्हें सिचुएशन बता दें, तो मुझे यकीन है कि और लोग ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, फिर उन लोगों को बुलाओ जिन्हें कंफर्म किया गया है। उनके कैरेक्टर को अच्छे से चेक करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कोई बदमाश लोग हों। चिंता मत करिए मिस्टर रायजादा। जिन लोगों से मैंने बात की है वो सब भरोसेमंद हैं। हम भले ही मर्सिनरी हों, लेकिन हमारा मुख्य काम हमेशा अपने एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करना रहा है, न कि हत्या के मिशन लेना। अगर कुछ है तो हम उन मर्सिनरीज के दुश्मन हैं जो हत्या करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट वही लोग होते हैं जिन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं। ये अच्छी बात है। सुनिश्चित करो कि वो अच्छे लोग हों। इस देश में कानून है, और अगर हम गलती से किसी इंटरनेशनल फ्यूजिटिव को रिक्रूट कर लें तो अथॉरिटीज को समझाना मुश्किल होगा। तुम जिन लोगों को रिक्रूट करोगे वो तुम्हारे लीडरशिप में होंगे। तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड हो। समझ गया। थैंक यू मिस्टर रायजादा। हम डिपार्टमेंट हेड के लिए शुरुआती सैलरी 10 मिलियन प्रति साल रख सकते हैं। बोनस अलग से कैलकुलेट होंगे। बाकी कर्मचारियों की शुरुआती सैलरी 1 मिलियन प्रति साल होगी, और उनकी काबिलियत के हिसाब से मैं पे रेज दूंगा। क्या ख्याल है? आयान ने पूछा। फैजल और बाकी दोनों की आंखें आयान के सुझाव पर हैरानी से फैल गईं। नॉर्मल कर्मचारियों के लिए 1 मिलियन प्रति साल की शुरुआती सैलरी और फैजल के लिए डिपार्टमेंट हेड के तौर पर 10 मिलियन। उन 12 लोगों ने विदेश में इतने सालों तक काम करके मुश्किल से 10 मिलियन से ज्यादा कमाए थे, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। लेकिन फैजल सिर्फ 1 साल में इतना कमा सकता था। देश के अंदर की सिचुएशन विदेश से कहीं बेहतर होने वाली थी। विदेश में मिशंस के दौरान कई बार उन्हें लगातार 2 दिन तक बिना सोए रहना पड़ता था। वो जिंदगी और मौत की लाइन पर नाचते थे, ये नहीं जानते थे कि उनकी आखिरी सांस कब होगी। इसके मुकाबले देश के अंदर की सिचुएशन तो जन्नत थी। मिस्टर रायजादा, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? फैजल ने पूछा। उन्हें लग रहा था कि मर्सिनरीज जैसे उनके लिए इतनी सैलरी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल नहीं। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं सैलरी और बढ़ाऊंगा। फिर मैं अपने भाइयों की तरफ से पहले से थैंक यू कहता हूं मिस्टर रायजादा। थैंक यू, फैजल ने आभार जताते हुए कहा। फिर आयान ने वरुण और गिरीश की तरफ देखा। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। हाँ मिस्टर रायजादा, वरुण और गिरीश ने एक साथ कहा। बाद में मुझे अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दे देना। मैं तुम दोनों को पहले 5 मिलियन ट्रांसफर करूंगा तुम्हारी सालाना सैलरी के तौर पर। अपने परिवार को सेटल करो, फिर स्प्रिंगफील्ड जाओ और ईस्ट लीग इंटरनेशनल की जनरल मैनेजर प्रिया को प्रोटेक्ट करो। वो जल्द ही कुछ बड़ा करने वाली है और मुझे डर है कि कोई उस पर नजर रख सकता है। हाँ मिस्टर रायजादा, लेकिन 5 मिलियन बहुत ज्यादा है। 1 मिलियन की बेसिक सैलरी काफी है। मैंने पहले ही 5 मिलियन देने का फैसला कर लिया है, तो बस इसे स्वीकार कर लो। जब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में और लोग ज्वाइन करेंगे तो तुम दोनों सीनियर कर्मचारी माने जाओगे, तो तुम्हें ज्यादा सैलरी मिलना ही चाहिए। थैंक यू मिस्टर रायजादा। उन्होंने फिर से आयान को मना नहीं किया। वरुण और गिरीश के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने के बाद आयान चला गया, लेकिन उसने फैजल को डिपार्टमेंट जल्दी शुरू करने को कहा। ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के बढ़ते बिजनेस के साथ छिपे हुए खतरे तो होंगे ही, और आयान को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द शुरू करना था। आयान के जाने के बाद फैजल और बाकी दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो समझ गए कि एक दूसरे को कैसा लग रहा है। उन्हें अफसोस था कि उनके 12 लोग आखिरी मिशन स्वीकार करने की बजाय देश वापस आकर आयान से मिले होते। उसके बाद वो सब साथ में लड़ते और रिलैक्स करते, डायना आंटी और बाकी लोगों की तरफ। दोनों परिवार उस 100 मिलियन के घर में बैठे थे जो आयान ने अभी अभी उन्हें गिफ्ट किया था। डायना आंटी होल्टन परिवार को आयान का पास्ट बता रही थी। कैसे उसने छोटी उम्र में अपने मम्मी पापा खो दिए, फिर मेहनत से पढ़ाई की और देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक पीयू यूनिवर्सिटी में जगह बनाए, और अब अनगिनत दौलत के साथ एक कामयाब इंसान बन गया। डायना आंटी को आयान की कामयाबी पर बहुत गर्व था। जूही और जयंत को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये घर उनका होने वाला था।
इसके अलावा उनके पास न सिर्फ नया घर था बल्कि नई जॉब्स भी थीं। जयंत के मम्मी पापा बहुत खुश थे कि उनके बेटे ने इतनी भरोसेमंद वाइफ चुनी थी और मम्मी पापा होने के नाते उन्हें भी बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिला था। घर बहुत बड़ा था, इसका मतलब था कि वो जब चाहें और जितने दिन चाहें वहां रह सकते थे। लेकिन कुछ लोग इस अरेंजमेंट से उतने खुश नहीं थे, जैसे कि जयंत की आंटी और उनकी बेटी। क्योंकि ये घर जयंत के ससुराल वालों का था, जयंत के मम्मी पापा वहां आकर रह सकते थे। लेकिन ये फायदा जयंत की आंटी और उनकी बेटी को नहीं मिलने वाला था। अगर उन्हें पहले कभी ऐसी दौलत के बारे में नहीं पता होता तो शायद उन्हें ऐसा नहीं लगता, लेकिन अब जब उन्हें पता था, वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी जहां वो बेस्ट खाना न खा सके और महंगे घर में न रह सके। डायना आंटी की आयान के पास्ट की बातों से उन्हें पता चला कि आयान ने छोटी उम्र में अपने मम्मी पापा खो दिए थे और डायना आंटी हमेशा आयान के लिए अच्छी रही थी, यहाँ तक कि उसकी यूनिवर्सिटी फीस भी स्पॉन्सर की थी। पिछले 2 दिनों में आयान के व्यवहार से वो ये भी समझ गई थी कि आयान डायना आंटी का बहुत सम्मान करता है। उनके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उनकी बेटी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और वो आयान की उम्र की थी। उसकी यूनिवर्सिटी भले ही पीयू यूनिवर्सिटी जितनी अच्छी ना हो, लेकिन उनकी बेटी काफी सुंदर थी। उन्हें लगा कि क्या वो डायना आंटी के जरिए अपनी बेटी को आयान से मिलवा सकती हैं। अगर वो दोनों साथ आ गए तो वो आयान की सास बन जाएंगी और जो चाहे वो कर सकती थी। चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो या शानदार खाना, वो शू सिटी की सबसे अमीर शख्स बन जाएंगी और वो पहले से ही उस ग्लोरी की कल्पना कर रही थी। इस आइडिया से उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उन्होंने चुपके से अपनी बेटी को मैसेज किया। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि वो आयान के बारे में क्या सोचती है और क्या वो उसे और करीब से जानना चाहेगी। अगर वो चाहती है तो वो अपनी बहन और डायना आंटी की मदद से दोनों को साथ लाने की कोशिश करेगी। अपनी बेटी को सिर नीचे करके और हल्का सा शर्माते हुए देखकर उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी इस आइडिया को मना नहीं करेगी। ये बात समझ में आती थी क्योंकि ज्यादातर लड़कियां आयान जैसे शानदार लड़के के लिए गिर पड़ती थीं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उन्हें नहीं पता था कि आयान को उनकी बेटी पसंद आएगी भी या नहीं, क्योंकि वो इतना शानदार था। इसके लिए उन्हें डायना आंटी की मदद चाहिए थी। फिर उन्होंने अपनी बहन जयंत की मम्मी को मैसेज किया। उन्होंने अपनी बहन को अपना आइडिया बताया और चाहती थी कि उनकी बहन डायना आंटी से बात करके पता करे कि वो इस आइडिया के बारे में क्या सोचती हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो उनका परिवार अनलिमिटेड फायदे उठा सकता था। आयान ने आज सिर्फ डायना आंटी के परिवार को होटल में रहने का इंतजाम किया था। जयंत को छोड़कर उसके परिवार के किसी और को ये फायदा नहीं मिला था। अगर उनकी बेटी और आयान साथ आ गए तो हो सकता है कि होल्टन परिवार को ब्लू डायमंड होटल का पूरा मैनेजमेंट दे दिया जाए, क्योंकि आयान अभी पढ़ाई कर रहा था। ये एक टेंस ऑफ बिलियंस का होटल था। इस होटल से मिलने वाला छोटा सा हिस्सा भी उनके बाकी की जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए काफी था। उन्होंने जयंत की मम्मी को ये भी कहा कि भले ही जयंत को अभी इतना शानदार घर और जॉब मिल गया हो, उन्हें अभी भी सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि आयान को कोई बहुत कंट्रोलिंग वाइफ मिल जाए जो आयान के फैसलों को कंट्रोल करे। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, बल्कि डायना आंटी का परिवार भी होटल की जॉब से निकाला जा सकता है। आयान और उनकी बेटी को साथ लाने की कोशिश करके ही वो होल्टन परिवार के फायदे को मैक्सिमाइज कर सकती थी। जयंत की मम्मी ने अपनी बहन के मैसेज पढ़े और थोड़ा सोचने के बाद उन्हें अपनी बहन की बात समझ में आई। सच तो ये था कि उनके बेटे जयंत ही एकमात्र शख्स थे जिन्हें कोई फायदा मिला था। अगर वो अपनी भतीजी और आयान को साथ ला पाए तो आयान के साथ उनका रिश्ता और करीब हो जाएगा और होल्टन परिवार सचमुच आयान की दौलत का मजा ले सकता था। इस सोच के साथ वो गर्व के साथ शू सिटी में हर कोई अपनी लग्जरी गाड़ी चला सकता था। इस विचार पर उन्होंने डायना से पूछा, डायना, आयान की उम्र कितनी है?
21 जल्दी 22 होने वाला है। अगले साल वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएगा। अरे वक्त कैसे उड़ जाता है, डायना ने जवाब दिया। उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? जयंत की मम्मी ने पूछा। इसके बारे में मुझे ठीक ठीक नहीं पता। जब से वो यूनिवर्सिटी गया है, छुट्टियों में पार्ट टाइम काम करता है, तो ज्यादा मिलने नहीं आता। फोन पर भी अपनी लव लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बताता। तुझे पता है डायना, मेरी भतीजी और आयान की उम्र लगभग एक जैसी है। वो काफी सुंदर भी है और स्मार्ट और विनम्र भी। मैं वादा करती हूँ कि वो अच्छी लड़की है, तो क्या ख्याल है कि उन्हें साथ लाया जाए? इससे हम और करीब हो जाएंगे। जयंत की मम्मी ने अपनी भतीजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। डायना हैरान रह गई और उन्होंने उस शर्मीली लड़की की तरफ देखा। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि जवाब क्या देना है। खैर, मुझे लगता है कि ऐसी चीजें युवाओं को खुद तय करने देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें दखल देना चाहिए। वो पहले से एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो अगर उन्हें एक दूसरे में इंटरेस्ट है तो मुझे यकीन है कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। इसमें दखल देना कहाँ हुआ, डायना? हम तो बस देख रहे हैं कि वो एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। आयान तेरी बात मानता है ना? बस उसे बता दे और उन्हें खुद ट्राई करने दे। अगर बात नहीं बनी तो हम उन्हें फोर्स भी नहीं करेंगे। कैसा रहेगा? जयंत की मम्मी ने जिद पकड़ ली। ओह, मैं सही वक्त देखकर आयान को बता दूंगी। कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है। डायना के पास अपनी समधन को मना करने का कोई अच्छा बहाना नहीं था, तो उन्हें हामी भरनी पड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल। बस आयान को बता दे और उन्हें कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करने को कह दे। अगर बात नहीं बनी तो हम दखल नहीं देंगे, क्योंकि ये उनका मामला है, जयंत की मम्मी ने खुशी से कहा। जब डायना ने हामी भर दी तो जयंत की आंटी ने अपनी बेटी को एक नज़र दी, जिसका मतलब था कि इतना शानदार मौका गंवाना नहीं है। उसी वक्त जूही और जयंत अपने नए घर में घूम रहे थे। उन्होंने लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, खिड़की से बाहर का नज़ारा और घर की लग्जरी डेकोरेशन की तस्वीरें ली और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। तस्वीरों के साथ कैप्शन था, हमारा नया घर, ये सपने जैसा लग रहा है, और लोकेशन थी यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस। इसने कपल के इंस्टाग्राम दोस्तों को हैरान कर दिया। कमेंट बॉक्स ईर्ष्या से भरे थे, लेकिन ढेर सारी तारीफें और लोग ये पूछ रहे थे कि क्या वो विजिट करने आ सकते हैं। लोकनाथ का परिवार तुरंत चेतन से पूछने लगा कि ये यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस कहाँ है और वहाँ के घरों की कीमत कितनी है। जब उन्हें कीमत पता चली तो वो इतने हैरान हुए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस शिमला प्रांत का सबसे महंगा हाउसिंग एस्टेट था। यूनिट्स को विदेश के एक मशहूर मास्टर ने पर्सनली डिजाइन किया था और घरों में लग्जरी इंटीरियर डेकोरेशन था। सबसे सस्ते घर की शुरुआती कीमत 50 मिलियन थी। लोकनाथ का सीना ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर जोर से हथौड़ा मार दिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बाद वो 3 दिन तक अपने कमरे में बंद रहा। शायद इसलिए कि वो आयान के डायना और उसके साथ किए गए व्यवहार के अंतर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो भी आयान का अंकल था। असल में हो सकता है कि उसका डीएनए डायना के डीएनए से भी ज्यादा आयान के करीब हो। लेकिन अब जब आयान अमीर हो गया था, उसे मिलने वाला ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग था। सब इसलिए क्योंकि उसने उस वक्त आयान की अनदेखी करने का फैसला किया था। उसे अपने पिछले फैसलों पर इससे ज्यादा पछतावा कभी नहीं हुआ। जब आयान घर पहुंचा तो उसे थोड़ा थकान महसूस हुई, तो उसने झपकी लेने का फैसला किया। जब वो उठा तो रात हो चुकी थी, लेकिन प्रिया की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। आयान ने थोड़ा सोचा और फिर सीधे प्रिया का नंबर डायल किया। वो पैसा बहुत धीरे खर्च कर रही थी और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स डिस्कस करने में उसे बहुत टाइम लग रहा था। उसे थोड़ा जल्दी करवाने की जरूरत थी। उसके पास अभी सिर्फ 100 और 2 लग्जरी पॉइंट्स थे। ये उसकी जरूरत से बहुत कम था।
कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया और दूसरी तरफ से प्रिया की खुशहाल आवाज सुनाई दी। हेलो मिस्टर रायजादा। मिस प्रिया, काम कैसा चल रहा है? आयान ने पूछा। मिस्टर रायजादा, हम अभी 2 कंपनियों की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पर बात कर रहे हैं। टीम उनकी बैकग्राउंड की जांच कर रही है और सिचुएशन अभी काफी पॉजिटिव लग रही है। जांच पूरी होने के बाद मैं फिर से रिपोर्ट करूंगी, प्रिया ने जवाब दिया। अनिल की साइड पर क्या चल रहा है? क्या तुमने उनसे कांटेक्ट किया? हमने पहले ही मिस्टर कपूर से कांटेक्ट कर लिया है और इन 2 कंपनियों की जांच पूरी होने के बाद हम वहां जाएंगे। प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है मिस प्रिया। अगर टीम बन चुकी है तो जल्दी से कुछ इन्वेस्टमेंट्स फाइनल करो। अगर कंपनियां सही हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो सिर्फ प्रीमियम शेयर्स बेच रही हैं। ऐसी कंपनियों को चुनो जिन्होंने पहले से कुछ रिजल्ट्स दिए हों और छोटी मोटी कंपनियों पर टाइम वेस्ट मत करो। अगर ऐसा है मिस्टर रायजादा, तो शायद हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि अच्छी पोटेंशियल वाली छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा, प्रिया ने जवाब दिया। प्रिया का जवाब सुनकर आयान थोड़ा निराश हुआ। उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए था, उसे ज्यादा पैसा खर्च करना था। क्योंकि उसने अभी अपनी ताकत नहीं बनाई थी और वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं था। उसे डर था कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके और बहुत सारी कंपनियां खरीद कर वो ताकतवर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। उसे बस ज्यादा से ज्यादा खरीदना और अक्वायर करना था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कंपनी दुनिया की टॉप 500 या 1000 कंपनियों में है, वो बस शेयर्स खरीदना चाहता था। अगर कंपनी शेयर्स बेचने से मना करती थी तो वो पूरी कंपनी खरीद लेता। उसे ताकत चाहिए थी, ताकत ही विजेता तय करती थी। बिना ताकत के उसे पैसा खर्च करते वक्त भी पीछे मुड़कर देखना पड़ता था और उसे ये फीलिंग पसंद नहीं थी। इसके अलावा उसे अभी तक नहीं पता था कि उसका सुपर रिच सिस्टम अपग्रेडेबल है या नहीं। उसके मौजूदा बॉडी और माइंड स्टैट्स पहले से ही मैक्स हो चुके थे और उन्हें और अपग्रेड नहीं किया जा सकता था, फिर भी उसके पास काफी ताकत नहीं थी। इसलिए उसे जल्द से जल्द कंफर्म करना था कि क्या उसका सिस्टम अपग्रेड हो सकता है, वरना वो अपने अगले कदम की प्लानिंग नहीं कर पाएगा। उसका मौजूदा टारगेट था 1000 लग्जरी पॉइंट्स जमा करना और देखना कि क्या सिस्टम उसे कोई नोटिफिकेशन देता है और क्या उसके बॉडी और माइंड स्टैट्स को और बढ़ाया जा सकता है। अगर वो नहीं बढ़ सकते थे तो उसे अपने प्लान्स बदलने पड़ेंगे और कहीं छिपकर अपनी ताकत डेवलप करनी होगी। अगर वो अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकता था तो उसे बाहरी ताकतों पर निर्भर करना पड़ता। अगर वो उन स्टैट्स को और बढ़ा सकता था तो उसका पहला टारगेट खुद को अजेय बनाना होता, फिर उसे किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर उसे किसी चीज या किसी शख्स से डरने की जरूरत नहीं होती थी। मिस प्रिया, मुझे अभी सबसे ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए, कंजूसी नहीं। छोटी कंपनी के बढ़ने और प्रॉफिट देने का इंतजार करने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे, लेकिन इस महीने के आखिर तक तुम्हें कम से कम 50 बिलियन खर्च करने हैं, वो भी लो प्रोफाइल रखते हुए, आयान ने कहा। हो मिस्टर रायजादा, मुझे लगता है मैंने सही नहीं सुना। क्या आप दोहरा सकते हैं? प्रिया ने एक पल बाद कहा। प्रिया ने असल में सुन लिया था, लेकिन उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वो दोबारा चेक करना चाहती थी। मैंने कहा कि इस महीने के आखिर तक कम से कम 50 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च करो, हालांकि 100 बिलियन खर्च कर सको तो और बेहतर होगा। बस लो प्रोफाइल रखो और ज्यादा शो ऑफ मत करो, समझी? प्रिया फोन के दूसरी तरफ सुन्न हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आयान ने उसे इस महीने कम से कम 50 बिलियन खर्च करने को कहा था। उसे लगा कि शायद आयान पागल हो गया है। उसने कभी किसी बॉस को अपने कर्मचारियों से ऐसा पैसा खर्च करने को कहते नहीं सुना था। ज्यादातर लोग कम से कम खर्च में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, कम से कम पैसा खर्च करके ज्यादा पोटेंशियल वाली चीजों पर इन्वेस्ट करना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या आयान के पास इतना ज्यादा पैसा है कि उसे खर्च करने की जरूरत है, या फिर उसे पैसा ही पसंद नहीं है।
वो अमीर परिवारों के बेटों के दिमाग को समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा कि शायद आयान के इस व्यवहार के पीछे कोई और वजह है। आपको यकीन है मिस्टर रायजादा, आप 50 बिलियन खर्च करना चाहते हैं? 5 बिलियन नहीं, या 5 लाख? प्रिया ने फिर से पूछा। मिस प्रिया, मैं अब बहुत साफ कह रहा हूं। हाँ, 50 बिलियन डॉलर। कम से कम। ऊपरी लिमिट नहीं है। लेकिन लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करो और अनावश्यक मुसीबतों को न बुलाओ। ठीक है सर, समझ गई। लेकिन इतने कम टाइम में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च करने से ध्यान आकर्षित न हो, ये थोड़ा मुश्किल होगा। अपनी पूरी कोशिश करो। एक ही जगह पर ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। मैंने 2 लोगों को तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अरेंज किया है और वो अगले 2 दिन में पहुंच जाएंगे। अगर तुम इतना पैसा खर्च करोगी तो जाहिर है कि कुछ गलत लोग तुम्हें टारगेट करेंगे। लेकिन तुम्हारी सेफ्टी सबसे जरूरी है। ठीक है। थैंक यू मिस्टर रायजादा, मैं फिर से काम पर लग जाती हूँ। ये एक मुश्किल मिशन है, मुझे उन्हें जल्दी करना होगा। ठीक है, जब तुम वापस आओगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे। ओह, और अनिल की कंपनी की जांच की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस पर भरोसा है। मैं उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा। ठीक है मिस्टर रायजादा। प्रिया के साथ कॉल खत्म करने के बाद आयान ने अनिल को कॉल किया और थोड़ी बातचीत के बाद अनिल ने आयान से जांच जल्दी खत्म करने, इन्वेस्टमेंट प्लान फाइनल करने और फंड्स ट्रांसफर करने को कहा, ताकि वो प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए आगे बढ़ सके। उससे पहले ही आयान की कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिया का कॉल आ चुका था, लेकिन उसने कहा था कि 2 और कंपनियों की जांच पूरी होने के बाद ही वो आएंगे। उसे लगा कि शायद वो उसे थोड़ा लटकाकर बाद में कीमत पर बातचीत करना चाहती थी। उसे ऐसे बिजनेस टैक्टिक्स की आदत थी। लेकिन उसे ये भी याद था कि उसने आयान के साथ सब कुछ डिस्कस कर लिया था। उसने आयान को $5 बिलियन के लिए कंपनी के 30% शेयर्स देने का वादा किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयान अब उसे लटकाने की क्या मंशा रखता है। उसे नहीं पता था कि उसे लटकाने का आइडिया प्रिया का था और इसका आयान से कोई लेना देना नहीं था। आयान तो अब खुशी खुशी पैसा खर्च करने को तैयार था, उसे कीमतों पर कोई बातचीत नहीं करनी थी। ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट मैनेजर होने के नाते प्रिया जाहिर तौर पर कंजूस व्यवहार कर रही थी। कम से कम खर्च में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाकर वो अपने बॉस को अपनी काबिलियत दिखाना चाहती थी और उसका फेवर हासिल करना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि आयान के पास पैसों की कमी नहीं थी और उससे कंजूसी करने की जरूरत नहीं थी। आयान ने उसे बताया कि जांच की कोई जरूरत नहीं है और उसने तुरंत 5 बिलियन ट्रांसफर कर दिए। अनिल भी कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आयान क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक पल पहले उसकी कंपनी ने कहा कि उन्हें उसके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना होगा। अगले ही पल आयान ने कहा कि उसे उस पर भरोसा है और फंड्स तुरंत उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए। अनिल को बस फंड्स ट्रांसफर होने की परवाह थी, तो अब जब पैसा आ गया था, वो प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए आगे बढ़ सकता था। दूसरी तरफ $5 बिलियन ट्रांसफर करने के बाद आयान के लग्जरी पॉइंट्स 100 और 52 हो गए, जिससे उसे बहुत अच्छा फील हुआ। स्प्रिंगफील्ड, एक हाई क्लास अपार्टमेंट में प्रिया अपने पजामों में सोफे पर बैठी थी। अभी अभी आयान के साथ कॉल खत्म किया था और अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉल करने वाली थी ताकि वो इन्वेस्टमेंट जल्दी फाइनल करें। आयान ने फोन पर कहा था कि पैसा कोई इश्यू नहीं है, बस उन्हें रिजल्ट्स चाहिए। शायद वो अपनी फैमिली को कुछ जल्दी दिखाना चाहता था। क्या ताकतवर परिवारों के वारिस पैट्रियार्क की पोजीशन के लिए एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करते? शायद आयान भी अपनी फैमिली में अपनी जगह बनाने की जॉकी कर रहा है। क्या वो भी इतने खतरे में है? अगर ऐसा था तो उसे जल्दी करनी होगी। वो और आयान अब एक ही नाव में थे। वो आयान के साथ ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी। अगर आयान पैट्रियार्क की पोजीशन हासिल करने में फेल हो गया तो उसकी जिंदगी दुखी हो जाएगी और उसके मन में आयान के लिए कुछ अनकही फीलिंग्स भी थीं।
वो नहीं चाहती थी कि आयान फेल हो, तो उसे और मेहनत करनी थी। चूंकि पैसा कोई इश्यू नहीं था, काम को आधे प्रयास में करना आसान था। इसके साथ उसने अपने सबॉर्डिनेट के साथ फोन पर बात की और उन्हें इन्वेस्टमेंट जल्दी फाइनल करने को कहा। फिर उसने कई कॉरपोरेशन से कांटेक्ट किया जो फाइनेंसिंग में इंटरेस्टेड थे, वो कल उनसे मिलने वाली थी। उसी वक्त एक सुडौल महिला बाथरूम से तौलिया लपेटकर बाहर आए। उसका चेहरा खूबसूरत था और उसने अपने बालों को ऊपर ठीक करने के लिए हाथ उठाया था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी। उसे देखकर किसी भी मर्द के मन में आग लग जाती। प्रिया, क्या तू अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी? अभी तो तू कुछ दिन पहले ही यहाँ आई है और तुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस औरत ने फ्लर्टी अंदाज में कहा। फिर वो प्रिया के पास गई और एक हाथ से उसकी ठुड्डी उठाकर उसे किस करने की कोशिश की। प्रिया ने अपना सिर साइड में किया, उसका हाथ हटाया और बोली, राधिका जरा सीरियस हो सकती है। जिसे प्रिया ने राधिका कहा, वो थी उसकी यूनिवर्सिटी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड राधिका रोजर्स। दोनों फ्रेशमैन ईयर से रूममेट थीं और ग्रेजुएशन तक करीबी दोस्त रहीं। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद कुछ सालों तक वो नहीं मिली थीं, फिर भी वो एक दूसरे से उतनी ही फैमिलियर थीं। यूनिवर्सिटी में दोनों कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन राधिका कहीं ज्यादा पॉपुलर थी। क्यों? क्योंकि उसका फिगर इतना परफेक्ट था कि उसमें कोई कमी नहीं थी। साथ ही उसका चेहरा खूबसूरत था और उसकी आवाज में एक फ्लर्टी टच था। वो स्कूल में मैन ईटर थी। फ्रेशमैन, सीनियर्स, यहाँ तक कि स्कूल के कुछ लेक्चरर्स भी उस पर फिदा थे। लेकिन कुछ साल साथ रहने के बाद प्रिया को एहसास हुआ कि राधिका को शायद मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं था। स्कूल के लगभग 1/3 मर्द उसका पीछा करते थे, चाहे वो गरीब स्टूडेंट्स हो या स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का। गरीब स्टूडेंट्स रोज उसे लव लेटर्स, फूल और ब्रेकफास्ट भेजते थे। सबसे पॉपुलर लड़के उसे डिजाइनर कपड़े, बाइक्स, परफ्यूम और हर तरह की लग्जरी चीजें खरीद कर देते थे। लेकिन वो सब कचरे में चला जाता था। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में कोई भी मर्द कामयाब नहीं हुआ। राधिका को मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो हमेशा प्रिया का फायदा उठाती थी। उसने तो प्रिया का पहला किस भी जबरदस्ती चुरा लिया था। मैं तो सीरियस हूँ, ठीक है। जब मैंने तुझसे कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ स्प्रिंगफील्ड में रह, तो तू अपने होम टाउन वापस चली गई थी, और अब तू फिर मेरी बाहों में है। जिस औरत पर मेरी नजर पड़ जाए, वो मुझसे बच नहीं सकती। राधिका ने अपने लंबे हाथों को फैलाते हुए कुछ इशारे करते हुए कहा। राधिका, इतने साल हो गए, तू बिल्कुल नहीं बदली। इतना खूबसूरत फिगर है तेरा, और तू मर्दों को दिखाने में कंजूसी करती है। ये कहते हुए प्रिया ने राधिका का तौलिया खींच लिया। एक परफेक्ट फिगर प्रिया के सामने आ गया। राधिका को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका तौलिया हट गया। यूनिवर्सिटी में वो दोनों एक दूसरे को नंगे देख चुकी थीं। वो जर्क्स तेरे सामने कुछ भी नहीं है, प्रिया। वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मुझे खा जाएंगे। घिन आती है, राधिका ने नंगे बैठते हुए प्रिया के बगल में कहा। राधिका, तुझे सचमुच मर्द नहीं चाहिए? क्या तू पूरी जिंदगी अकेले रहना चाहती है? प्रिया ने सिर घुमाकर पूछा। मर्दों में क्या अच्छा है? अकेले रहना कितना अच्छा है? क्यों मुसीबत मोल लेना? मुझे तो उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। प्रिया, क्यों न तू मेरे साथ अपनी बाकी जिंदगी बिता दे? राधिका ने थोड़ा फ्लर्टी अंदाज में पूछा। नहीं राधिका, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। तू किसी और को ढूंढ ले। प्रिया ने फटाफट मना कर दिया। प्रिया, तेरा दिल बदल गया। कुछ ही सालों में अब तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। तू जरूर पहले अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। बताना, वो कैसा दिखता है? कितना लंबा है? उसका वजन कितना है? राधिका ने मुस्कुराते हुए सवालों की बौछार कर दी। राधिका के सवालों से प्रिया का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। राधिका, तू तो कुछ भी पूछ लेगी। मुझे कैसे पता? प्रिया ने शर्माते हुए कहा। तुझे नहीं पता? वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तू 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 बस कर,
मैं तुझसे और बात नहीं कर रही। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शर्माते हुए प्रिया अपने कमरे में जाने के लिए उठी, लेकिन राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका ने प्रिया को धीरे से वापस खींचा और प्रिया राधिका की गोद में बैठ गई। प्रिया, मत जा। बता, वो तेरा बॉयफ्रेंड था? नहीं, वो मेरा बॉस था, प्रिया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। तेरा बॉस? मर्द या औरत? मर्द। कितनी उम्र है उसकी? वो 20 की उम्र में है। इतना जवान? हाँ, वो अभी यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में है और बॉस बन गया। तेरा तो लक अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मेरी खूबसूरत प्रिया का दिल चुरा लिया। राधिका, बकवास बंद कर। वैसे मेरे बॉस ने मुझे एक बड़ा असाइनमेंट दिया है और मुझे तेरी मदद चाहिए। राधिका, कैसा असाइनमेंट? वो चाहता है कि मैं इस महीने इन्वेस्टमेंट्स पर कम से कम $50 बिलियन खर्च करूं। कितना? राधिका ने जोर से पूछा। 50 बिलियन? तेरा बॉस कौन है? क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो खर्च करने को तैयार है? मुझे भी नहीं पता। तुझे इस बार मेरी मदद करनी होगी। तू स्प्रिंगफील्ड को मुझसे बेहतर जानती है। क्या तेरे पास कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें फाइनेंसन की जरूरत हो? मुझे इधर उधर पूछना होगा। चिंता मत कर, ये तो बस $50 बिलियन हैं। मैं तेरे लिए ये संभाल लूंगी। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ये कहकर प्रिया उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई, और इस बार राधिका ने उसे नहीं रोका। प्रिया के जाने के बाद राधिका ने तौलिया उठाया, अपने खूबसूरत फिगर को ढक लिया और सोफे पर बिना हिले बैठ गई। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगले दिन आयान को सुबह सुबह चिराग सिंह का फोन आया, जिसमें उसने पूछा कि क्या आज वो फ्री है और रविंद्र सिंह उससे मिलना चाहते हैं। थोड़ा सोचने के बाद आयान ने हामी भर दी। चिराग और उसकी बहन ने उसे कई बार इनवाइट किया था, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी काम में उलझा रहता था। अब जब वो फ्री था तो वो उनसे मिल सकता था। आखिरकार चिराग ने कई बार उसकी मदद की थी, तो वो अच्छे दोस्त थे। जब से आयान ने स्कूल को $100 मिलियन डोनेट किए थे, उसके लेक्चरर ने उसे दोबारा क्लास में आने के लिए कभी नहीं बुलाया। ये थी पैसे की ताकत। आयान ने चिराग के डायरेक्शंस फॉलो किए और हर्षनगर के एक और अमीर इलाके, साउथ माउंटेन विला गार्डन, पहुंचा। हालांकि यहाँ की विलास की प्रति स्क्वायर मीटर कीमत यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस जितनी हाई नहीं थी, लेकिन एरिया बहुत बड़ा था। हर विला कम से कम 3000 स्क्वायर मीटर का था और उसमें प्राइवेट गार्डन और स्विमिंग पूल था। इसके अलावा एनवायरनमेंट खूबसूरत था, हवा ताज़ा थी और डाउनटाउन की तरह शोर नहीं था। अगर यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस शिमला प्रांत का सबसे महंगा घर था, तो साउथ माउंटेन विला गार्डन शिमला प्रांत का सबसे महंगा हाउसिंग एरिया था। इसके अलावा साउथ माउंटेन विला गार्डन कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले ही बिक चुका था, जो ये दिखाता था कि हर्षनगर के अमीरों में ये यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस से कितना ज्यादा पॉपुलर था। इसे साउथ माउंटेन विला गार्डन इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ से साउथ माउंटेन दिखता था। पूरा विला एरिया साउथ माउंटेन के साथ बनाया गया था और विला एरिया ड्रिव माउंटेन के फुट पर था। विलास पहाड़ के साथ साथ ऊपर की ओर बने थे। जितना ऊपर साउथ माउंटेन की तरफ जाते थे, विलास उतने ही महंगे थे। कहा जाता था कि पहाड़ की चोटी पर बना विला आधा हर्षनगर दिखाता था। वो विला इस विला एरिया के डेवलपर हर्षनगर के सिंह परिवार का था। जब आयान साउथ माउंटेन विला गार्डन पहुंचा, तो सिंह भाई बहन पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। आयान ने अपनी गाड़ी सिंह भाई बहनों के सामने पार्क की और खिड़की नीचे की। आयान, आ गया तू। रविंद्र सिंह तुझसे बहुत समय से मिलना चाहते थे, चिराग ने आगे बढ़कर कहा। आयान एक बुगाटी वेरॉन चला रहा था, तो सिंह भाई बहनों को दूर से ही पता चल गया था कि आयान आ गया है। चिराग, सॉरी यार, मैं हाल ही में बहुत बिजी था और आज ही फ्री हुआ। आयान ने जवाब दिया। हमें खुशी है कि तू आ गया। चलो, मैं रास्ता दिखाता हूँ। रविंद्र सिंह पहले से इंतजार कर रहे हैं।
ये कहकर चिराग अपनी सुपर कार की तरफ चला गया जो उसके सामने पार्क थी। स्नेहा ने आयान की बुगाटी वेरॉन की फ्रंट पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गई। आयान, मैं तेरे साथ चलूंगी, स्नेहा ने कहा। आयान को उम्मीद नहीं थी कि स्नेहा उसकी गाड़ी में बैठेगी। जब से उसे पता चला था कि स्नेहा को उसमें इंटरेस्ट है, वो समझ नहीं पा रहा था कि इस रिश्ते को कैसे डील करना है। स्नेहा, तू आज स्कूल क्यों नहीं गई? आयान ने पूछा। तू आज हमारे घर आ रहा था तो मैंने स्कूल स्किप कर दिया, स्नेहा ने बेझिझक जवाब दिया। उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन आयान के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने बात बंद की और चिराग के साथ पहाड़ की तरफ गाड़ी चलाने लगा। लगभग 10 मिनट बाद आयान चिराग के पीछे पीछे एक विशाल मैनर में घुसा। ये साउथ माउंटेन विला गार्डन का सबसे लग्जरी और प्रीमियम विला था। ये अब विला नहीं, बल्कि एक मैनर था। साउथ माउंटेन की पूरी चोटी इसने घेर रखी थी। इस मैनर से ही पता चलता था कि हर्षनगर में सिंह परिवार कितना ताकतवर था। चिराग और आयान ने अपनी गाड़ियां गराज में पार्क की और आयान को मेन हॉल में ले गए। रविंद्र सिंह पहले से ही मेन हॉल में इंतजार कर रहे थे। सिंह परिवार की दूसरी जनरेशन, यानी चिराग के पापा की जनरेशन, ज्यादातर बाहर अपने बिजनेस में व्यस्त थी। सिंह परिवार की ताकत सिर्फ हर्षनगर तक सीमित नहीं थी, ये उनका बेस कैंप था। उनकी कंपनियां कई और शहरों में थीं, लेकिन सब शिमला प्रांत में। शिमला प्रांत के बाहर सिंह परिवार का प्रभाव तेजी से कम हो जाता था। छुट्टियों और रविंद्र सिंह के बर्थडे के अलावा सिंह परिवार की दूसरी और तीसरी जनरेशन कम ही वापस आती थी। इसलिए ये मैनर ज्यादातर रविंद्र सिंह, चिराग और उनकी बहन और सिंह परिवार के कुछ बॉडीगार्ड्स के लिए था। चिराग को रविंद्र सिंह ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। हालांकि कुछ लोग इससे नाखुश थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। सिंह परिवार में रविंद्र सिंह का हुक्म चलता था। उनके कहे का कोई विरोध नहीं कर सकता था। अगर कोई नाखुश भी था तो उसे अपने दिल में दबाना पड़ता था। आयान चिराग और उनकी बहन के साथ मेन हॉल में गया। वहां एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठा था, जिसके सामने कॉफी टेबल पर एक गर्म चाय का पॉट रखा था। उसके पीछे 4 मिडिल एज मर्द खड़े थे, जिनमें से 2 को जय शेट्टी के बॉडीगार्ड मैक ने फुल गोल्डन सैंड्स में बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। दादाजी, दादाजी, चिराग और उनकी बहन ने पुकारा और बूढ़े आदमी के दाएं और बाएं बैठ गए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आयान की तरफ देखा। हेलो रविंद्र सिंह, आयान ने विनम्रता से ग्रीट किया। रविंद्र सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आयान को ध्यान से देखने लगे। लगभग 1-2 मिनट बाद रविंद्र सिंह बोले, कमाल, कमाल, कोई आश्चर्य नहीं कि तू जय शेट्टी को हरा सका। तू जवान और काबिल है। रविंद्र सिंह, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं तो शर्मा रहा हूं, आयान ने विनम्रता से कहा। आयान, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं। जय शेट्टी पहले से ही यंग जनरेशन में बड़ा नाम है और उसके पीछे शेट्टी परिवार है। कोई भी उसे इतनी बेइज्जती के साथ हर्षनगर से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं तो बस लकी था। लक भी ताकत का एक रूप है। जल्दी बैठ आयान, चाय ट्राई कर। रविंद्र सिंह ने आयान को बैठने को कहा, फिर धीरे से उठकर पोर्सिलेन टीपॉट लिया और आयान के लिए एक कप चाय डाली। आयान ने टी कप उठाया और एक घूंट लिया, लेकिन उसे इसमें पहले की तरह कोई खास फीलिंग नहीं आई जब उसने बिल, जो एससीसी का कोर मेंबर था, के साथ ड्रिंक की थी। उसे समझ नहीं आता था कि इन बड़े लोगों को चाय में इतना मजा क्यों आता है। उसे चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके हिसाब से चाय तो बस प्यास बुझाने की चीज थी और उसे इसका टेस्ट लेने में कोई मजा नहीं आता था। लेकिन चूंकि वो इतने सीरियस थे, उसे नाटक करना पड़ता था। हाँ, आयान ने एक शब्द में जवाब दिया। रविंद्र सिंह देख सकते थे कि आयान बस औपचारिकता कर रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हर किसी का अपना तरीका होता है। अगर उसे चाय पसंद नहीं थी तो वो उस पर थोपने नहीं वाले थे। चाय के बारे में किसी ऐसे शख्स से बात करना जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, बेकार था।
आयान, सबसे पहले मैंने तुझे आज यहाँ थैंक यू कहने के लिए बुलाया है। अगर तू न होता तो पता नहीं चिराग और स्नेहा आज यहाँ बैठे होते या नहीं। दूसरा, मैं तुझसे मिलना चाहता था, रविंद्र सिंह ने कहा। रविंद्र सिंह, इस बात का जिक्र न करें। चिराग और मैं दोनों एससीसी के मेंबर्स हैं और अच्छे दोस्त हैं। चिराग ने भी हमेशा मेरी मदद की है, तो मेरा ये करना बनता था। स्नेहा को उन दोनों का इतना विनम्र होना बोरिंग लग रहा था। उसने अचानक बीच में कहा, दादाजी, आयान, प्लीज इतने विनम्र मत हो। हम सब शायद एक दिन फैमिली बन जाएं। ये सुनते ही तीनों लोग ठिठक गए। चिराग और रविंद्र सिंह दोनों ने हैरानी भरी नजरों से स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया और वो समझाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो बस शर्माते हुए बोली, मैं अपने कमरे में जाकर होमवर्क कर रही हूँ। आप लोग आराम से बात करो। फिर वो उठकर चली गई। स्नेहा के जाने के बाद आयान ने रविंद्र सिंह से बात की। फिर रविंद्र सिंह ने चिराग को आयान के साथ रहने को कहा और खुद ऊपर चले गए। लंच के दौरान स्नेहा पूरे टाइम शर्माती रही। वो आयान की तरफ देखने से भी कतरा रही थी। लंच के बाद आयान जाने वाला था, लेकिन रविंद्र सिंह ने उसे अकेले स्टडी में बुलाया। बैठ जा, आयान। रविंद्र सिंह अपनी स्टडी के सोफे पर बैठे थे और आयान से बोले। आयान बैठ गया, चुप रहा और उनके बोलने का इंतजार करने लगा। रविंद्र सिंह ने उसे यहाँ जरूर किसी खास वजह से बुलाया था। आयान, तुझे सिंह परिवार की हालत कैसी लगती है? रविंद्र सिंह ने पूछा। शानदार, आयान ने थोड़ा सोचकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रविंद्र सिंह ये क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन जहां तक उसे पता था, सिंह परिवार हर्षनगर और पूरे शिमला प्रांत में मशहूर था। ये बस एक दिखावा है। अगर मैं अचानक चला गया और सिंह परिवार में कोई बोझ उठाने वाला नहीं हुआ, तो सिंह परिवार एक ऐसा स्वादिष्ट टुकड़ा बन जाएगा जिसे हर कोई चखना चाहेगा, रविंद्र सिंह ने आह भरते हुए कहा। आयान ठिठक गया और बोला, नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि चिराग में वो काबिलियत है। चिराग वाकई तीसरी जनरेशन में शानदार है, लेकिन वो अभी इतना काबिल नहीं है कि पूरे सिंह परिवार का बोझ उठा सके। उसे और अनुभव चाहिए। आयान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रविंद्र सिंह उससे ये सब क्यों बता रहे हैं। वो सिंह परिवार का हिस्सा तो था नहीं। आयान, मैं चाहता हूं कि तू सिंह परिवार की रक्षा करे जब तक कि चिराग अकेले सिंह परिवार को संभालने लायक न हो जाए, रविंद्र सिंह ने अचानक गंभीरता से कहा। हो रविंद्र सिंह, क्या आप मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे? सिंह परिवार जो पहले से इतना ताकतवर है, उसकी रक्षा मैं कैसे कर सकता हूं? आप मजाक कर रहे हैं ना? आयान ने कहा। रविंद्र सिंह मुझसे सिंह परिवार की रक्षा करने को कह रहे हैं। ये तो मजाक है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं सिंह परिवार की रक्षा कर सकता तो क्या मुझे अभी इतना डरना पड़ता? मैं तो बाइंग फीचर एक्टिवेट कर देता और मेरे लग्जरी पॉइंट्स आसमान छू रहे होते। आयान, इतनी जल्दी मना मत कर। मैं तुझसे यूं ही सिंह परिवार की रक्षा करने को नहीं कह रहा। मैं तुझे इसके लिए एक बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं, रविंद्र सिंह ने शांति से कहा। आयान तो पहले से ही अवाक था। ये कोई बड़ा गिफ्ट की बात नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना करने में सक्षम नहीं हूं। अगर वो सक्षम होता तो उसे सिंह परिवार की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी उसे ऐसा करने को कहना बेकार था। उसे तो अभी अपनी जान बचाने में भी दिक्कत हो रही थी। रविंद्र सिंह, मैं मना नहीं कर रहा। मैं बस इतना करने में सक्षम नहीं हूं। अगर मैं सक्षम होता तो मुझे सिंह परिवार की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार चिराग और मैं अच्छे दोस्त हैं। जाहिर है, अगर सिंह परिवार को मदद चाहिए तो मैं आगे बढ़ता। रविंद्र सिंह ने आयान की बात को इग्नोर किया और आगे बोले। आयान, तुझे पता है कि मेरे रहते हुए सिंह परिवार क्यों टिका हुआ है, लेकिन मेरे बिना ढह जाएगा। सिंह परिवार अपने चरम पर है मेरी वजह से, लेकिन मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं जो मौत से एक कदम दूर है।
आयान को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसे लगा था कि रविंद्र सिंह कोई बहुत ताकतवर शख्स है, लेकिन मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो तो बस एक आम बूढ़े आदमी हैं। आयान की माइंड पावर अब इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन उसे रविंद्र सिंह से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं हुआ। हो सकता है कि रविंद्र सिंह पहले ताकतवर रहे हों, लेकिन अब वो बस एक आम बूढ़े आदमी थे। ये सोचना मुश्किल था कि इतना ताकतवर परिवार इस बूढ़े आदमी ने बनाया था। अगर ये बूढ़ा आदमी अचानक चला गया तो ये विशाल सिंह परिवार ढह जाएगा। मुझे समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन करें रविंद्र सिंह, आयान ने कहा। वो उत्सुक नहीं था, लेकिन रविंद्र सिंह ने जब ये टॉपिक उठाया ही था तो वो जाहिर तौर पर एक्सप्लेन करने वाले थे। वो बस उनकी बात का साथ दे रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, रविंद्र सिंह ने आगे कहा, क्योंकि मेरी एक और पहचान है। वो क्या है? आयान ने सहयोग करते हुए पूछा। नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बी का रिटायर्ड मेंबर। नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बी का रिटायर्ड मेंबर, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? आयान ने उत्सुकता से पूछा। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करने से पहले मार्शल आर्टिस्ट्स की बात करनी जरूरी है। मार्शल आर्टिस्ट्स कभी गायब नहीं हुए, बस आम लोगों का उनसे संपर्क करना मुश्किल है। आयान, तुझे तो ये बात अच्छे से पता होगी ना? आयान को ये बात पता थी। अपनी जिंदगी के पहले 21 सालों में उसने कभी कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा था, न ही उसे उनके होने का पता था। लेकिन जब से उसे सुपर रिच सिस्टम मिला, उसे एहसास हुआ कि सिर्फ इसलिए कि उसे कुछ पता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ मौजूद नहीं थी। उसका लेवल पहले इतना लो था कि वो उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाया था। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई टीवी पर दिखाए जाने वाले गन्स के सामने इतना निडर हो सकता है। फुलर गोल्डन सैंड्स में जय शेट्टी से लड़ने के बाद ही उसे पता चला कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी पर दिखाई जाने वाली ताकतें हैं। और उसी दौरान वो गलती से उस ग्रुप में शामिल हो गया था। रविंद्र सिंह ने आगे कहा, मार्शल आर्टिस्ट्स एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। उनमें से कुछ इतने ताकतवर हैं कि वो आम फायरआर्म्स का सामना कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप का हर शख्स इतना ताकतवर नहीं है कि वो लालच का सामना कर सके। तो जब वो गलती करते हैं तो समाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। देश अब इन लोगों को आम सैनिकों से डरा नहीं सकता, और इसलिए नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी। ये लोग मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए लॉ एनफोर्सर्स और सुपरवाइजर्स हैं, जिन्हें देश ने बनाया है। मैं इसका हिस्सा था, लेकिन एक मिशन के दौरान मुझे गंभीर चोट लग गई, तो मैं रिटायर्ड मेंबर बन गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बार शामिल होने के बाद, जब तक तुम देशद्रोह या कोई बड़ी गलती नहीं करते, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी स्पेशल टास्क फोर्स की प्रोटेक्शन मिलती है। इस टास्क फोर्स को देश का सपोर्ट है। मैं एक मिशन में चोटिल होने की वजह से रिटायर हुआ, तो जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी सिंह परिवार को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर मैं मर गया, तो सिंह परिवार एक स्वादिष्ट टुकड़ा बन जाएगा जिसका कोई रिश्ता मुझसे नहीं होगा। रविंद्र सिंह की बात सुनकर आयान को कुछ शक हुआ। जब तक रविंद्र सिंह जिंदा है, तब तक पूरा सिंह परिवार प्रोटेक्टेड है। फिर जय शेट्टी ने उस वक्त चिराग को मारने की कोशिश क्यों की? इसलिए उसने पूछा, रविंद्र सिंह, अगर आप अभी भी हैं, तो जय शेट्टी ने चिराग और स्नेहा को मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि चिराग ने पहले गन निकाली थी, वरना जय शेट्टी कितना भी हिम्मती क्यों न हो, वो चिराग और स्नेहा को मारने की हिम्मत नहीं करता। स्पेशल टास्क फोर्स तुम्हारे परिवार को नुकसान से बचाती है, लेकिन अगर तुम पहले किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करो और जवाब में तुम्हें चोट लगे, तो वो इसकी परवाह नहीं करती। ये बात समझ में आए। कोई आश्चर्य नहीं कि जय शेट्टी, जो पहले सुलह करना चाहता था, ने चिराग के गन निकालते ही उसे मारने की कोशिश की। पता चला वो शुरू में डर गया था,